दे माता खोली भवानी धार में केवाड़ा। और आज मुझे रह रह के याद आती है कि तू भल जाके पूछ ले। बहुत इज्जत करता हूं उनके हरीश रावत जी से जी। वो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं में हैं कि विधायक गणों को 5-5 करोड़ रुपए और मंत्रियों की तरफ से आंख मूंद लूंगा, सब एक रहो, मुझे वोट करना। बनभूलपुरा जैसा इंसिडेंट भी हुआ जो पहाड़ के लिए बहुत बड़ा डर एक सर कुमाऊं में उसकी वजह से फैला कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल से जाएंगे, इतना सस्ता हो गया। अब देहरादून से दिल्ली 2 घंटे में पहुंचेंगे आप। 8 करोड़ या 9 करोड़ की मशीन लगेगी पहली बार किसी हॉस्पिटल में। विधायक और सांसद प्रिविलेज्ड होते हैं, उनका विशेषाधिकार होता है। और आपू व्यक्तिगत तौर पर कुमाऊनी भाषा गढ़वाली भाषा जो हमारे के पुनी मातृभाषा छन उन ऊपर आज सरकार के करने और व्यक्तिगत तौर पर अपन के में राय छु वो हम भी सिस्टमेटिक तरीके से रहना चाहिए। अतिक्रमण को बढ़ावा तो हम नहीं देते। तली सारी जीरी बोरे छो जीरी काटनी है रे छो ओ जुए जीरी चल्यायो जीरी काटनी ले आगिना ले रोपले लगोने जानी होड़का बाल पम 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 बाजन ले रो और उमजी सब घर बेटी खा बनबेले रो सब चीज बनबेले रो थोड़ी देर हम खानी हा ही। भाई मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि राजनीति कमाने का जरिया नहीं है, ये सेवा का भाव है। जब ऊपर वाले का तार आएगा ना, खजाना भी ऐसे ही रह जाएगा, सारी चीजें यही रह जाएंगी। नमस्कार साथियों, मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं द पहाड़ टॉक्स पर। साथियों, आज के जो हमारे मेहमान हैं वैसे तो उनको कोई परिचय के महताज नहीं है क्योंकि समूचा उत्तराखंड उन्हें जानता है। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका राजनीतिक जो अनुभव है वो काफ़ी गहरा है, काफ़ी लंबा अनुभव है सामाजिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का। अगर मैं बात करूं तो वे पूर्व में 3 बार के विधायक रह चुके हैं रानीखेत विधानसभा से, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड सरकार में, पूर्व में हमारी जो केंद्र की सरकार है उसमें रक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं और लगातार 2 बार नैनीताल जैसी जो हमारी सीट है जो काफ़ी प्रतिद्वंदी सीट और कांग्रेस का जहां काफ़ी बोलबाला माना जाता था, उस सीट पर लगातार 2 बार सांसद चुने गए हैं और ऐतिहासिक मतों से जिन्होंने विजयश्री उन्होंने हासिल की थी। अब आप मेरी बात से समझ ही गए होंगे। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो हैं हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर जो हमारा संसदीय क्षेत्र है उसके वर्तमान सांसद और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। आज हम जानेंगे माननीय मंत्री जी से कि जो उनका राजनीतिक जीवन रहा है वो कैसा रहा है और इस पॉडकास्ट के जरिए हम नैनीताल जो हमारी लोकसभा क्षेत्र है उसकी समस्याओं पर, उसके समाधानों पर, आज सरकार का जो नजरिया है उस पर बात करेंगे। तो आइए आज की बात माननीय मंत्री जी अजय भट्ट जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने हमें समय दिया। नमस्कार जी। मंत्री जी, हमने एक कोशिश की है सर कि हम एक ऐसा मंच कुमाऊं में तैयार करें जहां पर सर अभी नया जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सर जो युग है, क्योंकि आज किताबें सब हमारे फ़ोन में आ गए हैं सर, साक्षात्कार सब फ़ोन में आ गए हैं सर। एक नया कंसेप्ट अभी पॉडकास्ट का सर आया है जिसमें सभी जो हमारे चाहे वो राजनेता हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या ऐसे महानुभाव जो समाज को किसी भी क्षेत्र में प्रेरणा हमारी समाज को देते हों, तो हम एक मंच सर बना रहे हैं जहाँ पर लोग आकर अपनी समस्याओं पर बात कर सकें या हम उनके बिहाफ पर जो राजनेता हैं हमारे उनसे बात कर सकें। तो आपने हमें सर समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं सर आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, वैसे तो सर आपको हम बात करें अगर पूरे प्रदेश की, प्रदेश से बाहर भी आप राष्ट्रीय स्तर पर आप प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सर आज आपको देखने वाले काफ़ी नए बच्चे हैं, जेनजीज हैं। तो मैं सर सबसे पहले चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में, अपने बाल्यकाल के बारे में, आपका राजनीति में कैसे आना हुआ उसके बारे में, चाहे आपका वो व्यक्तिगत जीवन रहा हो चाहे राजनीतिक जीवन रहा हो, सर उस पर थोड़ा सा प्रकाश हमारे दर्शकों के लिए डालें। कभी कभी ऐसा होता है आदमी ने सोचा नहीं होता है वो कहाँ जाएगा, लेकिन ईश्वर का ऐसा करिश्मा होता है या फिर ऐसी राह वो दिखाते हैं कि अनएक्सपेक्टेड, अकल्पनीय आदमी वहां पहुंच जाता है। कई पिक्चर आपने देखी होंगी कि आदमी मजदूरी कर रहा है,
और घर में बिल्कुल ये कर रहा है, अन्याय अत्याचार के लिए लड़ता है, कई बार जेल भी जाता है, और फिर वो एक दिन उसको सारी जनता चुन लेती है, नेता मान लेती है। ठीक उसी तरह की एक घटना मेरे साथ हुई है। क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि अच्छे घर या फिर बहुत ठीक ठाक समृद्ध घर रहा हो, लेकिन ठीक है, मेरी माता पिता ने पाला और हमारे 7 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। बड़े भाई साहब अभी भी 95 साल के हैं, उनके ही संस्कार मुझे मिले हैं। पिताजी ने बहुत गरीबी के दिन देखे और बड़े भाई साहब ने भी बहुत मेहनत मशक्कत करी। भट्ट कहते हैं हमारे पहाड़ों में, काला भट्ट। जब खाना नहीं होता था कहीं से भट्ट ढूंढ के उन्होंने अभी मुझे बताया। मैंने कहा अब अपनी आत्मकथा लिखेगा, वो लिख रहे हैं आजकल। तो उन्होंने कहा एक दिन ऐसा ही नहीं था, आटा आता तो भट्ट मिले, वही मैंने और ईजा ने, ईजा मतलब माँ ने खाना खाया और हम दोनों रोने लगे। तो इस तरह से, और फिर वो धीरे धीरे एक क्लर्क की पोस्ट पर आए और आते 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 वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से रिटायर हुए अपनी मेहनत के बल पर, पढ़ाई भी करी। तो उनका ये कहना होता था मुझसे कि बचपन में, फिर मैं पिथौरागढ़ जब थे, वो नया जिला बना पिथौरागढ़ चाइना वार के बाद, तो मैं भी वहाँ गया, मैंने हाई स्कूल वहीं से किया है। तो हमारी कुमाऊनी भाषा में कहते थे कि तिख ढोंग में टेको। इसका मतलब यह है कि तीखे पत्थर में पैर रखो, इससे संघर्ष करने की आदत पड़ती है। शरीर को ये आदत पड़ती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हम चल सकते हैं। और दूसरा कहते थे कि हिम्मत नहीं हारनी है जी, और पढ़ते रहो। वो संस्कार मेरे पर पड़े या भगवान की छाप ऐसी रही कि मैं हमेशा वास्तव में नंगे पैर चलने की प्रैक्टिस भी करता था, काम भी करता था। और वो कहते थे कि काम करो, यहाँ पर इस मिट्टी में खून है। अब हम तो डरते थे बहुत, कहाँ वो 95 साल के आज हैं, उस समय तब भी वो बहुत, उनकी और मेरे में बहुत दूरी है। उनकी लड़की मेरी भतीजी मुझसे 1 साल बड़ी है लगभग। तो उनके बच्चों के शादी ब्याह भी हो गए। भाई साहब 95 साल का बर्थडे अभी अभी मनाया है उन्होंने, आज करीब 10 या 12 दिन हो रहे। और दूसरा, जब एक दिन मैंने पूछ लिया कि आप कहते हैं ये मिट्टी में खून है, काम करो खून बनेगा। मैंने कहा कैसे बनेगा, पूछ लिया डरते हुए। मैंने कहा तुम पूछा कि यह माट में खून छू कसी छू, हिम्मत करके पूछा। तो उन्होंने कहा देखो, तुम इसमें धान बोते हो, गेहूं बोते हो, सरसों बोते हो, सब्जियां लगाते हो, गढेरी है, पिनालू है, मूली है, तरह तरह के आप साग भाजी, तुरई, चिचंडा, ककड़ी, खीरा सब बोते हो अलग अलग सीजन पर। हरी सब्जियां उगाते हो मिट्टी में, वो अंकुरित होती है, अंकुरित होके वो अपना प्रभाव दिखाती है, यौवन पर आती है। फिर उसे हम तोड़ते हैं और उसी अनाज को, उन्हीं सब्जियों को, उन्हीं दालों को जो हमने धरती माँ में डाली है, यानी कि बीज के रूप में बोई है, उसको बड़े होके वो फलित होती है, तो वही खाते हैं। तो खून कहाँ था, एक्चुअल में खून वहां से था, मिट्टी से आया उसके अंदर। वो फिर हमारी पाचन क्रियाओं के अंतर्गत आते आते जो एक शारीरिक प्रक्रिया होती है खून बनाने की, खून बनता है जी। तो आज भी मैं उसे नहीं भूलता हूँ कि वो सही बात है। तो इस तरह के संस्कार डाले, और मैंने तो बहुत छोटे छोटे काम किए, बेलचा लगाने से लेकर, पत्थर तोड़ने से लेकर, कंकड़ तोड़ना कैसे है मैं जानता हूँ, खाना बनाना मैं जानता हूँ, झाड़ू लगाना, सफाई करना, ये डस्टर लेके ये पोंछना, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ। सब्जी बेचना, सब्जी के रेट, और जो छोटी छोटी माला बेचना, जैसे मुकुट पहले से बेचते थे। और दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश भगवान जी और खीले, हाँ हमारे वहाँ की भाषा में खिल चांद जैसे कहते हैं, तो खिले हो गए, खिलौने हो गए। खिलौने भी सफेद रंग के बिकते हैं, वो खिलौने, खेलने वाले खिलौने से मतलब नहीं है। तो ये सारे काम मैंने किया, लेकिन गलत कामों की ओर नहीं गया। मेरे एक आध बाद में जब मैं बड़ा हो गया करते रहा, तो पढ़ाई नहीं छोड़ी मेरे, दुकान में मैं पढ़ते भी रहता था, अपनी सब्जी की दुकान भी करी, बाद में थोक का काम भी करा, उसमें 10-5 आदमी लगा लिए, वो नौकरी पर लगा लिए, उनको कुछ मिलता था। वकालत में भी आ गया वहीं से जी।
और अचानक मुझे द्वाराहाट, एक जगह है मेरा घर का बाजार है, सियालदे का मेला होता है वहाँ जबरदस्त, चलते भी तो वहाँ जो मैंने दुकान करी थी वहाँ से चेयरमैन का टिकट लड़ा दिया गया एक किस्म से मुझे। बहुत सारे लोग थे, आज मेरे गुरु ही है, हमको पढ़ाया भी उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के उस जमाने में जब जनसंघ थी 156 या 170 वोट से हारे थे, तो वो भी चेयरमैन में उठे पहली बार नगर पंचायत में, कई लोग उठे। तो मैं रानीखेत प्रैक्टिस करता था, मुझे लोगों ने कहा यार सबको बैठा लो और ठीक ठीक आदमी को चुनो, गुरुजी को भी बैठा लो, या जिसे देते हैं गुरुजी लड़े तो सब एक हो जाओ। तो गुरुजी बेचारे उस दिन नहीं आ पाए जब बैठक होनी थी, मैं भी गया था। बाद में सभी ने कहा सब लड़े, आप सबको स्वतंत्रता है, मैं भी लड़ गया, मेरा और उनका टाई हो गया। और थैले के अंदर जो नगर पंचायत का एक्ट है, टाई हुआ, तो मेरी उम्र बहुत कम थी उस समय, 26-27 साल रही होगी, तो उसमें मेरा नाम निकल गया, यानी होना मुझे चाहिए था। मेरा नाम कैसे निकला कि माँ साहब का नाम अंदर से जब हाथ से निकाला वो बाहर निकल गया बैग से, मेरा नाम अंदर रहा, तो जो अंदर रहेगा वो सिटिंग है वहां, कुर्सी पर बैठा है, और जो बाहर आ गया वो आउट हो गया, नाम ऐसे निकला मेरा। लेकिन घोषणा करने वाले तत्कालीन अधिकारी वो समझ नहीं पाए, उन्होंने जिसका नाम निकला, जैसे हम निकालते हैं उनको, ये नाम निकला इनका आ गया, लेकिन एक्ट में ये नहीं है, उस वाले में मुझे ऐसा पता लगा। तो फिर जीता, उनको डिक्लेयर कर दिया, तो फिर कोर्ट जाना था। शोभन सिंह जीना जी बहुत बड़े पर्वतीय क्षेत्र के हितैषी रहे हैं और बहुत जाने माने वकील। उन्होंने कफल्टा कांड से लेकर एक से खतरनाक कांड रहे जिसमें तो राष्ट्रपति जी भी आए, वो केस भी लड़ा, एक से एक बड़े केस लड़ते थे, बहुत सारे शिष्य आज उनके बनाए हुए। और वो पर्वतीय विकास मंत्री भी रहे। वो ऐसे मंत्री थे कि अपने घर से खाना, अपने घर की चाय, कहीं का सरकार का पैसा खर्च नहीं करते थे, अपने घर से मंगाते थे अपना खर्चा। बहुत ईमानदार शोभन सिंह जीना जी, सब जानते हैं, उनके नाम पर हल्द्वानी का हॉस्पिटल भी है जी, हमारी यूनिवर्सिटी अभी शोभन सिंह जी, यूनिवर्सिटी भी उसी के नाम से है, उन्हीं के नाम से। इतने वो थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनके खिलाफ रिट पिटीशन डाल रहा हूँ। कहने लगे नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है और तुम हार जाओगे। मैंने कहा कैसे हार जाऊंगा, एक्ट में ये है, जो अंदर रहा वो बैठेगा। उनका ऐसे हार जाओगे कि एक उदाहरण दिया था, आज भी मुझे याद है, वो हरीश रावत जी मेरे अंदाज से लखचौरा जी थे, हरीशचंद्र लखचौरा जी से चुनाव लड़े, तो चुनाव में हरीश रावत जी जीत गए, लेकिन लखचौरा जी वकील थे, तो उन्होंने केस दायर किया कि इनकी उम्र नहीं थी चुनाव लड़ने की, और वास्तव में जो सर्टिफिकेट में उम्र थी नहीं थी उनकी चुनाव लड़ने की, तो वो हार गए। हरीश रावत जी जीतने के बाद भी कोर्ट ने डिसीजन दिया और लखचौरा जी ब्लॉक प्रमुख बन गए। उन्होंने कहा यही केस तुम्हारे पर लागू होगा, क्योंकि तुम्हारी उम्र है ही नहीं, 30 साल अभी पूरे नहीं किया, आप हार जाओगे। मैंने एक्ट में पूछा 2-4 लोगों से, उन्होंने कहा बहुत ठीक कह रहे हैं। और आज भी याद है, कुमाऊं ने बोला मैं आपको टूब खोल लूँ, मैंने टूब नहीं करा, प्यारे के लिए बहुत एक जान दो, बहुत लंबे समय में बहुत कम वोटों हारी छू, हमारे नेता छू। मैंने कहा ठीक है। और आज मुझे रह रहे के याद आती है कि तू भल जाके पूछ ले। वह एक गरीब घर से निकला हुआ, जिनके पिताजी सामान्य मजदूर थे, वहां से निकला हुआ, 3 बार विधायक बन गया, नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष पार्टी ने खुद बना दिया साथ में, मंडल से लेकर जिला, जिले से लेकर प्रदेश संगठन के कामों में कभी मंत्री, कभी महामंत्री, 2 बार महामंत्री रहा। और भारत की संसद में कहां से भेजा, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से, जहां पूजनीय नारायण दत्त तिवारी जी और पूजनीय अब दोनों स्वर्गीय हो चुके हैं, हमारे लिए केसी पंत जी चुनाव लड़े, साथ में ईला पंत जी, माननीय कोश्यारी जी राज्यपाल भी रहे, हमारे गुरु हैं जी, और बलराज पासी जी, और पहले उससे पहले स्टार्टिंग में जो पांडे साहब वगैरह कई लोग इसमें आए। तो यहाँ पर पहली बार मुझे जिताया और लड़ाया किन से, हमारे बड़े भाई, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनके, हरीश रावत जी से।
वो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं में है। आज भी चाहे उनको पार्टी ने अलग जैसा थलग करा हुआ है, अलग थलग, लेकिन वो अपने कभी काफल पार्टी, कभी भुट्टा पार्टी, कभी खीरा पार्टी करके राजनीति में जिंदा रहने की कोशिश बने कर रहे हैं। हाँ, बने रहते हैं, जीवित हैं, राजनीतिक तरीके से जीवित हैं। मेरा मतलब यह है कि वैसे तो भगवान उनको शतायु बनाए, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैंने राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूँ, उसमें रहते हैं, उनसे लड़ा दिया। तो मुझसे कई पत्रकारों ने पूछा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत सीनियर है, कद्दावर नेता है। वो मुख्यमंत्री थे और मैं नेता प्रतिपक्ष था, शैडो मुख्यमंत्री बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष को। तो मैंने कभी अभद्रता या अशिष्टता, अमर्यादित भाषा कभी प्रयोग ही नहीं करी। रावत जी के बारे में भी कभी नहीं कहा। मेरे बड़े भाई से संबोधित तब से लेकर आज तक मैं करता हूँ। उन्होंने कहा वो बहुत ही एक से एक बातें जानते हैं। मैंने प्यार प्यार में बातें कही। मैंने कहा हाँ बहुत जानते हैं, मुझे सीखना है। जैसे जब राष्ट्रपति शासन लगा, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि विधायक गण, हाँ स्टिंग हुआ होगा, जैसे भी हुआ, कि विधायक गणों को 5-5 करोड़ रुपए और मंत्रियों की तरफ से आंख मूंद लूंगा, सब एक रहो, मुझे वोट करना या मुझे जिता देना, जो राष्ट्रपति शासन में वोटिंग होती है। तो जब ये हुआ, मैंने कहा वो मुझे भी सीखना पड़ेगा कि किस तरह से बड़े भाई साहब ने कैसी कैसी बातें करी और किस तरह से लाए। और एक समय ऐसा था कि पत्थर चट्टा का फार्म दे दिया था, यहीं पर है, आर्मी वालों का था। सरकार ने दिया था कि वेलफेयर के लिए, हमारी विडोज हैं, उनके बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कर रहा, डॉक्टरी कर रहा, उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, यहाँ की इनकम से उनको देते थे। ये पंडित गोविंद बल्लभ जी पंत जी के जमाने में ही शायद ये उस समय कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ। तो जब उनको दिया गया तो वो 7 दिन तक जब एग्रीमेंट हुआ था, हमने कैंसिलेशन के लिए कहा। मैं नेता प्रतिपक्ष था, अध्यक्ष भी था, हमने हाउस नहीं चलने दिया, हम बैठ गए वहीं। और बैठ के हम रात को तो नहीं रहे जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र रह रहे हैं, हम ऐसे नहीं रहे, हम मुद्दों से रहे, हमारे पास मुद्दा था। रात में हम 10, 11, 12 बजे तक रहे, फिर उठ गए हम, और हमारा क्रम में रोज यही चलते रहा। और उसके बाद वो वापस लेना पड़ा उनको, वो वापस लेना पड़ा। कई शराब की फैक्ट्रियां थी, FL2 था, इसके बारे में हमारे लोगों ने मांग उठाई, वो सारी चीजों को भी वापस करना पड़ा, क्योंकि हमने सूचना के अधिकार से जो वो गलत बोलते थे उससे पहले हम प्रूफ रख देते थे। तो मैंने कहा दाजू से ये भी सीखना पड़ेगा हमको, कई चीजें कैसे करते हैं। तो इस तरह से मैं नैनीताल और उधम सिंह नगर की जनता को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे चुन दिया, वो भी 3 लाख से ऊपर। और दोबारा मुझे टिकट मेरी पार्टी ने दिया, पार्टी ने दिया तो दोबारा फिर 3 लाख से ऊपर ही चुन दिया। कि मेरे लिए तो एक सौभाग्य की बात है, जहां हमारे ND तिवारी जी, जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, KC पंत जी हमारे आदर्श हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे आदर्श हैं, इस उम्र में भी भागते हैं, उनकी चाल में कभी कमी नहीं देखी होगी। कहीं भी हो, आज भगतदा हम उनको प्यार से कहते हैं, उपस्थित रहते हैं। वो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जवानों के लिए विशेषकर, कि चरेवती चरेवती चलो, पीछे मत मुड़ो ही नहीं जब तक सफलता न मिले। अच्छे कामों में, चाहे पढ़ाई में है, लिखाई में है, धंधे में है, कोई भी काम कर रहे हो आप, छोटा बड़ा नहीं है। जैसे कहा है ना कि गॉड इज ऑलमाइटी, ही क्रिएट्स ऑलवेज गुड थिंग। तो भगवान हमेशा सब चीजें नहीं बनाते हैं, अच्छाई बुराई। कोई गरीब है तो जरूरी नहीं हो गरीब ही रहेगा। आप मोदी जी को देखिए, कैसे डिमोरलाइज करते थे उनको हमारे विपक्ष के लोग। पोछा लगाने वाली का बेटा चाय पिलाता है, ये बनेगा प्रधानमंत्री, चाय 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 करके चिल्लाता है ट्रेन में, ये बनेगा। देखिए ईश्वर की कृपा थी, मोदी जी का त्याग था, देश के प्रति समर्पण था, ईश्वर ने बनाया इसलिए था। उनके अंतरात्मा में कोई महान आत्मा है जो आज विश्व में छा गई है, भारत में तो है ही, भारत का कायाकल्प कर दिया है उन्होंने। आप देख लीजिएगा किस क्षेत्र में पीछे है हम, कहा नहीं स्वदेशी, अपने पैरों पर, इंडिजिनस, आत्मनिर्भर,
ये सब उन्होंने जो शब्द कहे लोगों ने एकदम पकड़ा। चंद्रयान हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया और हमारे देश की फैक्ट्रियों के द्वारा निर्मित कलपुर्जों से बना दिया। शिव शक्ति उसका नाम दिया जहां पर उतरा, और दुनिया हिल गई कि आखिर ये तो हाथ फैलाते थे, आज क्या हो गया। एक देश वहां नहीं पहुंच पाया, उन्होंने सबने अपनी अपनी ताकत लगाई थी हम भी जाएं। जी गरीब के बेटे ने, और रेटिंग में आपको पता है 3 रेटिंग में नंबर फर्स्ट आए हैं। हम दे दे बाबा दे दे करके विदेशों में जाते थे, आज लोग हमसे ले जा रहे हैं। हथियारों को हम दे रहे हैं, आज करीब 100 पौने 200 लोग हमसे सामान खरीद रहे हैं। हम अपने वहां बनाने लग गए हैं। लाखों रुपये बचा दिया, लाखों अरब रुपये हमने बचा दिया अपने देश का। अपना फाइटर, अपना प्रचंड, अपनी मिसाइल, क्या नहीं बनाया, अपनी बंदूक, अपनी गन, सब चीजें बना दी हमने। तो ये गरीब का बेटा यहाँ तक पहुंच गया, इसमें क्या दिक्कत है। कोई पाप कर्म तो नहीं किया, गरीब होना पाप तो नहीं है, पर मेहनत होनी चाहिए। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, जो मेरे भाई कहते हैं। तिख ढूंढ में टेको, संघर्ष करो। और आज मोदी जी अपने लिए नहीं देश के लिए जी रहे हैं। इस समय हम चौथी आर्थिक शक्ति बन गए हैं, जबकि कोरोना के दौरान हम 11वें नंबर पर थे। उछाल लगाकर 5वें में आए। अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया था, वो मजाक बनाते थे हमारा। आजादी मिली तो इनको तो कभी भी आर्थिक प्रबंधन नहीं आता है, खत्म कर देंगे। आज वो पीछे हो गए, हम उनसे आगे हो गए। और आनंद की बात यह है कि इस बार हम चौथे नंबर पर आ गए हैं। ये हमारे आंकड़े नहीं, जो विश्व के आंकड़े हैं वो उन्होंने कहा है। और इसी टेन्योर में हम सब मोदी जी के तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। 2047 में अभी भी मोदी जी ने, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा मैंने ठान ली है कि 2047 में हम लोग विकसित देशों में आएंगे। जी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, मोदी जी की उम्र हिसाब लगाए तो 100 लगभग 100 साल हो रही होगी उस समय। जी लेकिन मन में देखिए, अपने लिए नहीं देश के लिए। जो बच्चा आज 10 साल का है 25 साल के बाद 35 साल का होगा। जो आज पैदा हो रहा है वो आप उसका हिसाब लगा लिए 25 साल का होगा। जो 25 साल का है वो उस समय 50 साल का होगा। यानी कि हमारे यूथ जो है, जवान हैं, उनके हाथ में पूरी बागडोर होगी। हम लोग कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे कौन जानता है, सभी तो गए यहाँ से। मैं बार बार सुनाता हूं इसको, तो लाख कमा ले हीरा मोती, याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। कितना कमाते हैं लोग। राजनीति में लोगों ने कभी कभी इसको कमाने का जरिया कर लिया है। भाई मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि राजनीति कमाने का जरिया नहीं है, ये सेवा का भाव है। जब ऊपर वाले का तार आएगा ना, खजाना भी ऐसे ही रह जाएगा, सारी चीजें यही रह जाएंगी। भगवान देता है हर एक को उसके बराबर। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है, मेरी जो राजनीतिक यात्रा के बारे में आपने पूछा, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं। जैसे होता ना, फलाने पिता का पुत्र बन गया, वो मंत्री थे, संतरी थे, अलग अलग। और मैंने अपने बच्चों से भी कहा है, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, बहुत ही गरीब, सेवा कर कर के ऊपर उठे। उनकी वाणी लगती थी, जिससे जो वो कहते थे वो हो जाता था। लेकिन ईमानदार रहे, मेहनत कश रहे। लेकिन तुम मंत्री केंद्र के, मंत्री राज्य के, नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के बेटे बेटियां हो, अपनी जमीन मत छोड़ना, अहम मत दिखाना। इसलिए बच्चे भी मेरे डाउन टू अर्थ रहते हैं, कहीं पर भी नहीं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी लिखाई कर रहे हैं, अच्छे घरों में लड़कियों की शादी हो गई ऑटोमेटिक। मैंने कहा भी नहीं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, ये मेरा स्लोगन है। मैं सब आम जनता को, आम कार्यकर्ताओं को भी बताता हूँ, चिंतित मत होइए, भाग्य में होगा अजय भट्ट जैसे बन जाओगे। मेरे भाग्य ने बुलाया अपने लिए। और मैं ईमानदारी से अभी तक प्रभु से प्रार्थना भी है, प्रभु मुझे राजनीति की फिसलन से बचा दीजिए, कर्म योगी बना दीजिए। पता नहीं कब ये बोलने वाला अंदर चले जाए और ये बाहर दिखने वाला अजय भट्ट को उठाओ उठाओ हो जाए। ये हर एक के साथ है। तो इस तरह से मेरा राजनीतिक सफर लंबा रहा है। अब तो 43-44 साल का लगभग राजनीतिक सफर ही हो गया होगा मेरा, इतना करीब हो गया। दूसरा, शाखाओं में जाने से बड़े संस्कार बनते हैं। वो आज भी एक हीरोइज्म रहता है कि गलत काम नहीं करेंगे, जहाँ कम वहाँ हम वाली जो थ्योरी है
कहीं पर भी गलत हुआ तो वहां चले जाना। अब मुझे जैसे चुना ही है यहाँ, तो आपने देखा जमरानी बांध है, एम्स का सैटेलाइट सेंटर है बगल में, आप देख ही रहे हैं। जी। ये एक से एक चीजें हैं। रेडियो स्टेशन जसपुर में है, जी। यहीं पर लाके। एरोमा पार्क काशीपुर में है। हर जगह पर कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ लाते रहे। भगवान की कृपा रही तो और भी नैनीताल के लिए, हल्द्वानी के लिए, खटिमा के लिए, कई जगहों पर, कई हर जगह कुछ ना कुछ हमारे यहाँ आते रहा, चाहे तराई क्षेत्र हो चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो। अभी मैंने कृषि मंत्री जी से निवेदन किया है, जो 1800 कुछ में IBRI का इतना बड़ा सेंटर, जहां 500 मकान उस समय बना दिए, जिम कॉर्बेट को बुलाया गया, जिसने कम से कम 40-50 शेरों को मारा गया, खा देते थे दिन में ही वो बाघों को। और उसके पड़ाव बने थे, जा भी नहीं सकते थे आप, घोड़े में आके पड़ाव में जाते थे। वो आज वहां पर बहुत पुराना होते जा रहा है, उसे उठा के बरेली डाल दिया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर चल रहा है। वहां ऐसा ऐसा वहां पर फ्रिज बना है कि जिसका टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री रहता है हमेशा। वो फ्रिज क्या है, एक पहाड़ है पत्थर का, पत्थर उसको काट दिया, उसके अंदर जाने वाला बना दिया और उसी में खाने लगा है। जो भी वैक्सीन डेवलप की जाती थी, उस वैक्सीन को उसी में रख दिया जाता था। आज तो फ्रीज हो गए हैं, लेकिन नहीं था। वो देखने लायक है कुछ चीजें पुरानी। जो उस समय के उसके डायरेक्टर थे, अंग्रेज थे, उनकी कुर्सी, उनकी चाबी का छल्ला, उनका बेंच, सारी चीजें आज भी वहां रखी हैं। हमारे लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने कृषि मंत्री जी से कहा है कि आप एक बार यहाँ आइए तो सही, मेरे रामगढ़ क्षेत्र में है, आप आइए मुक्तेश्वर में, उसे देखिएगा। तो उन्होंने अपनी सहमति दी है, देखिए क्या होता है। मैं लगे रहता हूँ कुछ ना कुछ, इतनी ट्रेनें लगा दी हैं, अभी मैं और कई चीज़ों पर लगा हूँ। जी। वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से लग जाए, इसमें लगा हूँ। हमारी टनकपुर से भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है, वैसे ही रामनगर से भी चलने वाली है। हमारे यहाँ पर हल्द्वानी में थोड़ा सा ये गौला नदी ने मार दिया इधर को, इसलिए उसके सर्वे में दिक्कत आई, इसलिए वो लेट होगी, लेकिन देर सवेर चलेगी चलेगी। अगर यहाँ से नहीं भी चली तो हमारे पास बड़ा जो रेलवे का प्लेटफॉर्म जहाँ पर है, तो वो बड़ा हमारा अब लाल कुआं हो गया है वहाँ पर, क्योंकि काठगोदाम छोटा पड़ गया, हल्द्वानी छोटा पड़ गया, बड़ा हमारा वहीं पर है। जी। होते होते तो सारी चीजों को हम आगे ले जा रहे हैं। इतना बड़ा एरो अपना यहाँ पर हमारा जो हवाई जहाज का अड्डा बनना था, कहाँ पर, पंतनगर में, 3,000 मीटर की लंबाई में बना रहे हैं, जो इंटरनेशनल मानक है। अभी तो छोटा सा है जी। और उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने 700 एकड़ जमीन दे दी है और लगातार वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वो अभी नायडू साहब से मिले थे, मैं भी नायडू साहब से मिला था। लगातार मैं दबाव दे रहा हूँ। मैंने उसको अपनी जाते ही लोकसभा में उठाया, मैंने लोकसभा में जाते ही ये मामला उठाया अपना जमरानी बांध का, जो नारायण दत्त तिवारी जी और अन्य हमारे पूजनीय लोगों के जमाने से चल रहा था। नहीं हो पाया, लेकिन भगवान ने, हमने जब उठाया तो ऐसा किया कि एक के बाद एक उसकी रुकावटें दूर हो गई। उत्तर प्रदेश और हमारा लड़ाई चलती थी, उत्तर प्रदेश के भी गंगेटियन क्षेत्र कर रहे हैं, वहां भी पानी जाएगा, तो वो भी ठीक ठाक हो गया भगवान की कृपा से जी। और 100% आज काम चल रहा है। लोग समझ रहे थे काम कहाँ चल रहा है, मैं दौरा करके आया, लोगों ने तब देखा टनल कितनी खुद गई है, कैसे पानी आता है, क्या क्या काम चल रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग करते रहे। माननीय सांसद जी, आपने, मैं कहूँगा कि बहुत विस्तृत तरीके से अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों को और अपनी जो आपका अपने क्षेत्र के लिए जो रोड मैप है उसको हमारे सामने रखा और अपने बारे में भी आपने बताया। और बहुत अच्छी बात ये रही कि आपने कहा कि गरीब तबके से आगे आना, और आज आप उत्तराखंड में जो भी लोग राजनीति में आ जाते हैं, क्योंकि मेरा जो अगला प्रश्न है वो है युवाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर। आज हम देखते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा, कि एक कहीं ना कहीं पैसों की राजनीति का एक जो छल प्रपंच चल रहा है, ये माना जा रहा है कि राजनीति पैसा कमाने के लिए है। तो क्योंकि बहुत सारे युवा
चाहे वो कॉलेजों के चुनाव से हों, चाहे वो छोटे नगर पंचायतों के चुनाव हों, ग्राम पंचायतों के चुनाव हों, वहां पर गलत तरीके की सोच के साथ आगे आ रहे हैं। तो आप युवाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर सर क्या कहेंगे, क्योंकि आपका बहुत लंबा एक अनुभव, राजनीतिक अनुभव आपके। देखिए, अपना आप कोई भी काम करते हैं, काम छोटा बड़ा नहीं है, काम तो होना ही चाहिए। उसके साथ आप समाज की सेवा का संकल्प लें। अगर आप समाज की सेवा की आड़ में गलत काम करते हैं तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है आने वाले दिनों में। धीरे 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 अब जनता बहुत जागरूक है, पहले से भी थी, लेकिन ऐसे लोग लड़खड़ाते रहे। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं थे कांग्रेस में नेता, जो तैर के नदी पार करते थे, नाव वाले से कहते थे यार मेरा बस्ता ले जा दे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने कितना इस देश को संवारा। नहीं तो एक राज्य हमारा पाकिस्तान का एक अल्पसंख्यक भाइयों का ये होता, एक रजवाड़ा यहाँ बैठा होता, एक रजवाड़ा उधर बैठा होता, हमारी फाइट होते रहती। कहीं पर ईमानदार लोगों की कमी भी नहीं रही है हमारी। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीति को अपनी बपौती समझा। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पुत्री, फिर नाती, इस टाइप से इस पर गए। उसकी वजह से देश को बहुत लॉस हुआ है जी। अब सिंधु समझौता है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस पर पुनर्विचार करेंगे, रोक दिया जाएगा। तत्कालीन माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी ने पाकिस्तान जाके एग्रीमेंट कर दिया। एग्रीमेंट में क्या लिखा है उसे पढ़े तो सही। 80% पानी उसका पाकिस्तान को दे दिया, 20% हमारे यहाँ रहा। हमारी चीज हमारे यहाँ से निकल रही है, चलो 50-50 भी कर लेते। और ये भी कह दिया अब हम सफाई भी अपने वहां करेंगे तो पाकिस्तान से परमिशन लेंगे। वो कहेगा, कितना बड़ा अन्याय किया। और उन्हीं के लोगों ने, जो कांग्रेस के थे तत्कालीन, मेहता साहब हैं और लोग हैं, मैं देख रहा था पूर्व लोगों की टिप्पणी और उस समय की जो संसदीय कार्रवाइयां हैं, उन्होंने विरोध किया है इसका। अटल जी ने विरोध किया है, वो यंग आए थे उस समय। अटल जी को तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा जी। वो ऐसे कुशाग्र बुद्धि के थे जी, ऐसा व्यक्तित्व था। तो आपने ये कहाँ न्याय किया देश के साथ? आपने दे दिया ना अपनी गद्दी के लिए लालायित रहे, वहां जिन्ना साहब और इधर नेहरू साहब। कहाँ, नहीं तो देश कहाँ होता आज। क्या मारकाट मची, ट्रेनें लाशों से भर के आई दिल्ली या फिर वहां अमृतसर या जहां भी उतरती थी, कितनी बड़ी बात थी। ऐसी स्थितियों में लोगों को भगाया गया उस समय। जो एग्रीमेंट हुआ था, जो जहां रहना चाहे खुशी खुशी रहे, उसको वहीं पर सुविधा दी जाएगी, नहीं माना पाकिस्तान ने। लेकिन फिर भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने हर जगह जो है एक किस्म से अपने को एक्सपोज करने के लिए या फिर यहाँ का प्रधानमंत्री बनने के लिए, उन्होंने क्या नहीं किया सारे लोग जानते हैं। वो भुगत रहे हैं ना आज हम। हमारा कश्मीर बड़ी मुश्किल से हमको 370 जब हटाई, माननीय मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने पेश किया बिल, लोगों के आंसू निकल आए उस दिन। विपक्ष ने तो कहा अगर कर दिया तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन नहीं माने मोदी जी, चलते रहे। और हमारे गृह मंत्री जी ने बिल पेश किया, आपने देखा बहुमत से पास हुआ, 370 हटी, 35A हटी। खून की नदियां नहीं बल्कि आज विकास की नदियां बह रही है। पहली बार वहां चुनाव हो रहे हैं। ये ग्राम पंचायतों के, जिला पंचायत के तो होते ही नहीं थे त्रिस्तरीय चुनाव। मैं जब गया वहां तो लोग खुश थे। मेरी ड्यूटी लगी कि हर दल के लोगों से 10-10 मिनट मिलना है। मैं मंत्री था, तो जब मैं मिला तो जिला पंचायत के अध्यक्ष जी मिले मुझे, जैसे हमारे वहां होते। मैंने कहा कैसा लग रहा है? उनका साहब गजब हो गया, जो लिख के दे रहे वो सैंक्शन हो जा रहा। मैंने कहा पहले क्या था? उनका पहले कभी चुनाव ही नहीं हुए, इसमें दंग रह गए हम। 3 लोगों की चलती थी वहां दादागिरी, 3 पार्टियों की, और उससे ज्यादा था ही नहीं। वहां पर कहते थे कि 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान, 2, वो सत्य था। अब वहां पर हमारा जो IPC है, CRPC है, एविडेंस एक्ट है, अब लागू हो रहा। अब इसका VNS हो गया है, मतलब उसको हम ऐसे बोल सकते हैं जी। अब वो कानून लागू हो गया हमारे जी। और वहां पर जो हमारे वाल्मीकि भाई थे,
वो कितना पढ़ ले, बेटे को वाल्मीकि ही रहना है। अब वहां आयोग बन गए, अनुसूचित आयोग, आपका सफाई कर्मचारी आयोग, ओबीसी आयोग, महिला आयोग, जितने भी आयोग हैं हमारे, और हमारे चाइल्ड आयोग, बाल विकास का आयोग, चाइल्ड डेवलपमेंट। हाँ डेवलपमेंट का, तो हर चीज बन गए हैं, अब आज बन रहे हैं। अब लोगों को वहां आनंद आ रहा है। अगर ये सिंदूर वाला नहीं हुआ होता, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये पहलगाम तो अटैक। पहलगांव वाला, तो उससे काफी लॉस हो गया। वहां मैं अभी वहां गया था, श्रीनगर में हमारी कंसल्टेटिव बैठक थी कृषि की, हम गए वहां, लोग डरे सहमे थे, लेकिन लोगों को बहुत कष्ट है वहां का जो हुआ, उसकी वजह से वहां पर्यटन, लोगों ने अपनी सारी चीजें फिर नीचे को आया है, लेकिन फिर संभलेगा। और मोदी जी की हिम्मत देखिए, कहा था कीमत चुकानी पड़ेगी सिंदूर की, हम कीमत लेंगे। और वहां के आतंकवादियों के घर उजाड़ दिए, आतंकवादियों के, और आतंकवादियों के सपोर्ट में जो वहां की सेना, पाकिस्तान की सरकार आई, जो उन्होंने हथियार हमारे ऊपर, ड्रोन चलाए, उनकी पोल खुल गई कि हमारे सामने कुछ भी नहीं। 22 मिनट में उन्होंने घुटने टेक दिए। पूरा इतिहास सबने देखा, लेकिन खेद है कि हमारे विपक्ष को आनंद नहीं आया उसमें, कई प्रश्न पूछने लगे उसमें भी। जी। खैर एनीवे, आज हम लगातार विकास की नदियों को बहा रहे हैं हर स्टेट में, कहीं पर भी। जैसे हमारे वहां देख लीजिए, PMGSY, NH, NHAI, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट, मतलब जैसे पन्नगर को हम डेवलप कर रहे हैं, ट्रेन सर्विसेज, कनेक्टिविटी, जितनी भी हैं सर्विसेज, आज कम से कम 2-2.5 दर्जन या 3 दर्जन करीब जहाज देहरादून से आना जाना कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। इंटरनेशनल नहीं होने के कारण हमें दिल्ली जाना पड़ता है, लेकिन देश के कोने कोने में जा रहे हैं। जी। उड़ान योजना में हमने सब जगह जोड़ दिया, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल से जाएंगे, इतना सस्ता हो गया। अब देहरादून से दिल्ली 2 घंटे में पहुंचेंगे आप, ऐसी सड़क बना दी ट्रेन की, गाड़ी की, अपनी गाड़ी से 2 घंटा। जैसे हम यहाँ से घूमने के लिए अभी टनकपुर जाएं तो 1.5-2 घंटा लगेगा, और शाम को घूम घाम के हम नेपाल जाके भी आ जाएंगे, वही हिसाब हो गया है। आप दिन भर जाइए देहरादून से। मैं लगा हूँ अभी कि हल्द्वानी से भी ऐसी रोड बने, यहाँ से एक ऐसी रोड बने करके मैंने भी कोशिश करी है। देखिए जब फलित हो जाएगा तब देखते हैं। जैसे नैनीताल के लिए 710 करोड़ रुपए उस सड़क के लिए हम ले आए हैं, जो जिसका काम जल्दी ही शीघ्र ही चालू होगा। जो बहुत बड़ा, घुसते ही ऐसा लगता था कहाँ आ गए हम, रुद्रपुर में जी। पूरा इधर भी खोमचे इधर भी खोमचे। आज हमने 1100 करोड़ रुपए से बाईपास निकाल दिया, एक नया रुद्रपुर बन रहा है, डायरेक्ट बाहर आएगी आपकी गाड़ी, और बाहर आके सीधे पता भी नहीं लगेगा कैसे आप निकल गए हैं घर में। वहां भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा, हर जगह। ऐसे ही आपने देखा है काशीपुर से सीधे आप रुद्रपुर के बाहर बाहर निकल के नजीबाबाद निकल जा रहे हैं, आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएंगे नहीं। वैसे ही 4 लेन की हमारी जो सड़क है वो काशीपुर से रामनगर के लिए हम बना रहे हैं, कहीं पर छोड़ा नहीं है, हर जगह सुविधाएं दे रहे हैं। मेंटल हॉस्पिटल हमारे वहाँ नहीं था आज तक, एक था प्रदेश में हमारे वहाँ, वो था सेलाकुई में, देहरादून में। लोग परेशान रहते थे। अब आप बताइए चाइना बॉर्डर से सेलाकुई कौन जाता, मानसिक रोगी। हमको यहाँ कहना पड़ता था, उत्तर आता था साहब बेड फुल है। 100 बेड का मेंटल हॉस्पिटल गेठिया में बन रहा है, मैंने निरीक्षण किया है, बहुत आगे तक बन गया 100 बेड का, बहुत राहत मिल रही है। वैसे ही जो ट्यूबरकुलोसिस के हॉस्पिटल हमारे और कहीं नहीं थे, कमला नेहरू जी का जहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ वो दम तोड़ रहा था, उसमें कम से कम 100-150 करोड़ रुपए तत्कालीन जिलाधिकारी से मिलकर हमने उसे बनाया है, उसे और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, हार्ट अटैक होता है, आते आते वो हल्द्वानी जाते जाते और वहां से दिल्ली जाना पड़ा, वहां जाते जाते उनको बहुत कभी कभी तो नुकसान के साथ डेथ ही हो जाती है। अब सोच रहे हैं अगर ये सफल हो जाता है तो भवाली में इतनी एकड़ जमीन हमारी खाली पड़ी है, हम वहां पर एक ट्रॉमा सेंटर टाइप में बनाए ना, ऐसी चीजों के लिए, एक्सीडेंटल केस है या जो सीरियस है। अब पहाड़ जब बन गया तो क्यों हम देख रहे हैं कि हम
हल्द्वानी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बरेली जाएंगे, ऊपर भी हमारे बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्थाएं स्वास्थ्य में भी होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल। चाहे पिथौरागढ़ में हो, पिथौरागढ़ का हमारा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कई जगहों पर ये सारी चीजें हैं। अल्मोड़े में मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज, कैथ लैब पहली बार लगेगी। मैं आर्मी से CSR से लाया, 8 करोड़ या 9 करोड़ की मशीन लगेगी पहली बार किसी हॉस्पिटल में। अन्य हॉस्पिटल में छोटी करोड़ की, 1.5 करोड़ की ऐसी मशीन लगाते थे। हमने कहा नहीं, स्टैंडर्ड कंपनी की आएगी जिसमें कई सुविधाएं होती हैं, पूरे आपके हार्ट का सारी की सारी चीजें पता लग जाएगी। और मैंने दिल्ली के जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, यादव साहब समेत अन्य लोगों से निवेदन किया है कि हमारे वहाँ कैथ लैब लगेगी तो आप सेवाएं देंगे। उन्होंने खुशी खुशी कहा बिल्कुल हम सेवाएं देंगे वहाँ। तो ऐसे लगे हुए हैं हम, कुछ न कुछ छोटी मोटी चीजें हो जाएं। कैंसर हॉस्पिटल के लिए 250-300 करोड़ रुपए यहाँ आ गया है कि भाई जब हल्द्वानी इतना बड़ा हो गया फिर भी हम दिल्ली क्यों दौड़ते हैं, यहाँ होना चाहिए, हमारा स्पेशलिस्ट यहाँ होने चाहिए। कि लकीर के फकीर थोड़ी चढ़ना है कि हल्द्वानी छोटी जगह है, फलानी जगह छोटी है, कहीं पर भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। विदेशों में तो हर हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड है जी। अब आप यहीं पर आगे बढ़ते हैं अपना रामनगर की तरफ को, तो बीच में जंगली एरिया पड़ता है हमारा, लोगों के लिए वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है जी। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई वेल इक्विप्ड और सारी चीजें वहां पर हो। हमारे पास मशीनें हैं, सब कुछ है, कभी कभी हमारे पास उसको चलाने वाले नहीं होते, उसको भी हम दिखवा रहे हैं कैसे ठीक होगा लगातार। अभी कई जगह डॉक्टर्स की कमी थी वो हमने किए हैं, टीचर्स की कमी थी वो हमारी सरकार ने किए हैं। तो ये एक एक चीज को देख रहे हैं हम कि कैसे हम बेहतर से बेहतर बन जाएं। इसलिए कई क्षेत्रों में आज उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ गया है। सर हल्द्वानी सर कुमाऊं का द्वार भी है और हमारे कुमाऊं का सर जो सबसे ज़्यादा पलायन होता है वो पहाड़ों से हल्द्वानी आके अधिकतर सर लोग हल्द्वानी में बसते हैं। सर जो हल्द्वानी की जो समस्याएं हैं वो पहाड़ को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि जैसा हमने अभी आपने स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कहा कि चाहे बहुत बार सर प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं वो आधे रास्ते में या तो उनको नुकसान हो जाता है या कई बार मृत्यु भी हुई है। चाहे हम बात करें रोजगार के लिए सर वहाँ से बच्चे यहाँ आते हैं, चाहे हम बात करें पढ़ाई के लिए बच्चे वहाँ से यहाँ आते हैं। तो सर क्योंकि और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम उत्तराखंड प्रदेश होने के नाते हमें पर्यटन पर सर हम बहुत फोकस करते हैं, हमारी सरकार भी सर पर्यटन को लेके काफ़ी जागरूक है, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। सर अगर हम कुमाऊं में पर्यटन की बात करें, क्योंकि सबसे पहले सैलानी हमारे हल्द्वानी पहुंचते हैं, क्योंकि हल्द्वानी से लगते हुए जो 2 हमारे प्रमुख क्षेत्र हैं, चाहे वो हमारा कैंची धाम हो चाहे नैनीताल हो। सर ऐसा पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो पर्यटकों की जो संख्या है उसमें भारी उछाल आया है और यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, चाहे हम रोड की बात करें चाहे हम ट्रैफिक जैम की बात करें, उस पर सर उस तरीके से अभी तक काम नहीं हो पाया है, क्योंकि सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जो सड़क हैं सर और ट्रैफिक जैम सर हल्द्वानी का तो सबसे प्रमुख मुद्दा आज जो है, और इसकी छवि सर देखने को मिलती है, क्योंकि सर जो आज से 5 साल पहले अल्मोड़ा से हल्द्वानी आने में 2.5 से 3 घंटे का समय लगता था, आज वो समय सर 12-12 13-13 घंटे भी जब कैंची में जाम लग रहा है। तो काफ़ी आपने देखा सोशल मीडिया पे इसकी काफ़ी वीडियोस वायरल होती हैं। सर नैनीताल में तो पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ती है कि अब शहर में जगह नहीं है, आप वापस लौट जाइए। वीकेंड्स पर, सैटरडे संडेज पर सर ये लगातार देखने को मिल रहा है। सर तो आज सरकार और आप, क्योंकि आप सांसद हैं, आप दिल्ली में रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरकार और आप किस तरीके से सर ट्रैफिक जैम और जो कनेक्टिविटी है सर उस पर काम कर रहे हैं? ये बहुत खुशी की बात है कि पूरे उत्तराखंड में बाबा केदार जी की, बद्रीनाथ जी की, गंगोत्री माता, यमुनोत्री माता की और यहाँ हमारे बाबा जी की कैंची धाम की जी बड़ी कृपा रही है। पुण्यगिरी माता जी यहाँ पर हैं, आदि कैलाश यहाँ है, कौसानी यहाँ पर है और बैजनाथ हैं, बागधाम बागेश्वर में बागनाथ जी हैं, चितई गोलजू हैं, जागेश्वर भगवान हैं और गोलजू हमारे चितई में तो न्याय के देवता अर्जी लिख जाते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ, उनकी मनोतियाँ पूर्ण होती हैं। उनका अपना एक महत्व है और ये संतोष की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोरोना में सारा पर्यटन चौपट हो गया था जी। लोगों ने अपने अपने होटल बेचने चालू कर दिए थे,
लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही ऊपर की, हमारी देवभूमि है, हमारे प्रभुजनों की, देवताओं की ऐसी कृपा रही कि चाहे मेरा गढ़वाल मंडल हो चाहे मेरा कुमाऊं, दोनों जगह पर्यटकों की एक किस्म से बूम कहें आप उसे बिल्कुल। क्या शब्द दें, इस टाइप से आ गया। अब देखिए, स्थान छोटा है, पर्वतीय राज्य है, स्टेट छोटा है, जी एकाएक आने से कुछ परेशानियां तो होंगी। जी इसके लिए यथाशीघ्र फौरी उपाय करने के लिए हमारी सरकार ने बाईपास बनाने चालू कर दिए, कैंची धाम के लिए पुल बनाने चालू कर दिया आर पार जाने के लिए। और वहां पर आजकल जाएंगे तो वहां पर पार्किंग बन रही है आजकल। हर तरह से कैसे हम भीड़ को नियंत्रित करें, वो हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 9-10 किलोमीटर जो था, 8-9 किलोमीटर और बनना है, वो बन गया। अगर आप भवाली से बाहर जाएंगे तो बड़ी वाली पोकलैंड लगी है, वो पुल का काम भी चल रहा है, तो सीधे बाहर बाहर ही निकाल दिए जाएंगे सब, और वहां से भी सीधे आगे जाके आगे निकाल दिए जाएंगे कैंची धाम से आगे, ताकि जो जाने वाले लोग हैं वो सीधे पास हो जाए, जी किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो कई प्रकार की योजनाएं हमारी बन रही हैं। तिरछा खेत कहते हैं, वहां से भी हमने अलग से रोड निकाल दी है। जाम पर यहाँ पर भी हमारी बड़ी अव्यवस्था हो जाती है जब हम रानी बाग से अंदर को जी जाते हैं, तो उसको भी गुलाब घाटी, उसमें से भी टनल डाल के हम एकदम से जाम को सीधे ऊपर पहुंचा देंगे गाड़ियों को, तो जाम यहाँ भी खत्म हो जाएगा। तो सब जगहों का सनह सनह, कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कहा गया है। जब आवश्यकता होती तभी तो आदमी आगे बढ़ता है। इसलिए इतनी सड़कें बनाई जा रही हैं, ऐसे टनल निकाली जा रही हैं कि सीधे निकल जाए ताकि उसमें जाना ना पड़े। ऐसे ही NHAI की सड़कें अलग से हमारी बन रही हैं। वही हमारे 4 धाम के लिए ट्रेन कर्णप्रयाग तक मैं समझता हूँ 1-2 साल में आ ही जाएगी। अगर ये वाली, मैंने ये मामला भी उठाया था टनकपुर से बागेश्वर ट्रेन का, जी मैंने संसद सत्र में इसी में उठाया था, तो ये भी बन जाता है तो फिर तो एक नई क्रांति आ जाएगी सब जगहों से। जी ये सब भीड़, पर्यटकों का आना जाना नियंत्रित होते रहेगा। उसके लिए हमारी सरकार का ध्यान बिल्कुल अच्छी तरह से चाक चौबंद है कि किस तरह से करेंगे। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। अभी अभी हमारे पर्यटन सचिव, मैं समझता हूँ 10 दिन भी नहीं हुए हैं, वो पूरा कैंची धाम का उन्होंने निरीक्षण किया, जो हमारा पैसा आया है उसका सदुपयोग कैसा हो रहा है करके। मैं स्वयं कैंची धाम पर जाते रहता हूँ, मैं देखते रहता हूँ कि कितनी प्रोग्रेस है, ताकि परेशानी ना हो। बाबा की कृपा है, लोग आ रहे हैं, नियंत्रित होगा सारी चीजें। अब जैसे 710 करोड़ रुपए हमने नैनीताल के लिए दिया है, गडकरी जी आए थे, उन्होंने घोषणा करी, यहाँ पर हमारे निवेदन को माना, तो डबल रोड हो जाएगी, जैसे हमारी हल्द्वानी में है, या फिर जैसी हमारी यहाँ से हल्द्वानी से अपने आगे को दिल्ली तक बन गई है। जो पुल पुलिया 100 साल से ज्यादा हो गई, उन टूट रही हैं, उनको ठीक कर देंगे। और नीचे जूली कोट से क्वारब पुल तक के लिए 1 अरब रुपए आया है। अब लोगों को पता ही नहीं, कहते हैं लोग काम चल रहा है जी, आ रहा होगा। अरे लाने वाला भी तो कोई होगा। हम लोगों ने ट्राई करी तो 1 अरब रुपए, और इस समय में मात्र अगर अपने यहाँ पर कहूँ तो 4 दर्जन PMGSY की सड़कें अलग आ गई, गाँव को कनेक्ट कर रही हैं। उसका अगला वाला 250 जनसंख्या वाले गांव को जोड़ने वाला, तोपों को जोड़ने वाला कार्यक्रम और चल गया है। उसमें से वो सड़कें अलग से गई हैं, उनके प्रस्ताव उसमें सांसद के ही दस्तखत होते हैं, तो वो रिकमेंड हमने किया है, वो भी हो गए हैं। तो इस तरह से विकास की तो एक किस्म से नदियां जैसी बह रही हैं इस समय। हमारे यहाँ पर भी किसी चीज की कमी नहीं है। जो स्कूल बिल्डिंग्स खराब हो गई थी उनको ठीक कर रहे हैं। अभी STP प्लांट 1 अरब रुपए का, नैनीताल का, बीच में पेड़ जम गए थे, उसके अंदर ऐसी टेक्निक आई, उसके अंदर लोग घुसे, उसकी सफाई करी। रूसी में बड़ा टैंक लग गया था, वो टैंक बह गया है, इसलिए हमने इसको नीचे पटवा डांगर में उसको बनाने के लिए हम जमीन खरीद रहे हैं। कुमाऊं का जो हमारा कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, अब जगह कम हो गई, वहां संख्या बढ़ रही है, तो कहाँ जाएंगे। 26 एकड़ जमीन अभी अभी हमको मिल गई है यूनिवर्सिटी को। मैं वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, प्रधानाचार्य, तो उनको भी मैं बहुत कर्मठ मानता हूँ कि आते ही उन्होंने
ये चीज़ों को ले लिया और जो 26 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हमारा यूनिवर्सिटी उसमें आ गई, जो देश की मानी हुई यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जी। हमारा नंबर आ गया। जी। जो सर्टिफिकेट हमारा बड़ी कीमत में छपते थे आज तक, वो इतनी न्यून में छप रहे हैं कि 1.5-2 करोड़ रुपए सालाना हमारा उससे बच रहा है, प्रधानाचार्य जी की वजह से। तो इस तरह से हर तरफ से लगे हुए हैं कि कैसे सुधरेगा, कैसे ठीक करें। अब जैसे मेरी एक योजना है कि काठगोदाम या हल्द्वानी को जिम कॉर्बेट पार्क से रेलवे स्टेशन से जोड़ दिया जाए, वो चल रहा है प्रपोजल, बीज बो दिया है, जब भी चले। मेट्रो के लिए भी हमारा कार्रवाई चल रही है, मेट्रो कितनी फिजिबल है यहाँ के लिए, उससे लाभ होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेट्रो चलेगी खाली तेल फूके ऐसे नहीं होगा, वो अर्निंग दे रही है या नहीं दे रही, उस पर भी स्टडी चल रही है मेट्रो के लिए। तो इस तरह से एक इतिहास रचा जा रहा है जब से यहाँ पर नया राज्य बना, और मोदी जी ने तो कमाल कर दिया। जब से मोदी जी आए कभी सोचा ही नहीं कि किसकी सरकार है, कैसी सरकार है। हरीश रावत जी की सरकार थी, मोदी जी प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने यहाँ आकर कर्णप्रयाग वाली रोड की घोषणा करी थी। मैं लीडर अपोजिशन था उस समय। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब हम ये सोचते ही नहीं सरकारें किसकी हैं। अभी आपने देखा हिमाचल में सरकार कांग्रेस की थी, मोदी जी ने कितना बड़ा अमाउंट दिया है वहां आपदा में जी, हर एक को, क्योंकि देश का हर हिस्सा उठेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। पार्टी भी तो हमारी है और कांग्रेस भी हमारी है, बसपा भी हमारी है तो हम इसी देश के अंग। लेकिन पॉजिटिव बोलने के बजाय जो नेगेटिव बोलते हैं हमारे विपक्ष के लोग, वो थोड़ा सा दुखदाई है और वाणी संयम नहीं है। मोदी जी जैसे महान जो व्यक्तित्व को रखने वाले हैं, उनसे तू रे बे ये मोदी, इस तरह की बात हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कैसी स्थितियां हो रही हैं। सर आपने बात की अपने विकास कार्यों की सर, क्योंकि अभी हम रिवर्स मॉनसून की स्थिति में आज हम हैं, क्योंकि लगातार पिछले 2 महीनों में सर बहुत बारिश उत्तराखंड और हिमालयी राज्यों को सर देखने को मिली। अगर हम बात करें उत्तराखंड की सर, बहुत सारी रोडें ऐसी थी जिन पर पिछले साल ही जो बनकर तैयार हुई थी, और इस बारिश में सर, क्योंकि इस बार लगभग 2013 जैसी स्थिति फिर से बनी, चाहे वो धराली हो, थराली हो, ये तो सर वो क्षेत्र हैं जो न्यूज में बने रहे। लेकिन इसके अलावा हमारे बागेश्वर का बहुत बड़ा क्षेत्र, कपकोट का क्षेत्र हो सर, अल्मोड़ा का बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा है, पिथौरागढ़ का सुदूरवर्ती क्षेत्र हमारा है, जो विकास कार्य सर जो भी हुए थे, खासकर अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें सर, कई जगह तो ऐसा है, अगर आप अभी सहस्त्रधारा देहरादून की देखेंगे सर, तो 100 मीटर रोड बिल्कुल बह गई है। मालदेव था अभी, हाँ, मालदेव बड़ा हुआ उसमें हुआ है सर। तो बहुत सारी रोडें, अगर हम क्वारब की सर बात करें, क्योंकि अल्मोड़ा और जो नैनीताल जिला है शायद उसका बॉर्डरिंग प्लेस सर क्वारब के पास है सर। ये इसमें अभी हल्द्वानी में सर मैं व्यक्तिगत रूप से अभी देख के आया कि बहुत जगहों पर नालों से या जो सर जो हमारी रोड है अभी उसमें सर गड्ढे, बहुत बहुत गहरे गड्ढे हो गए हैं, और कई जगहों पर तो वो रोड टूटी गई है। तो इस पर सर सरकार, क्योंकि सर लोगों को आना जाना है और तुरंत सर अभी 2 महीने के बाद फिर से पर्यटक हमारे राज्य में दोबारा से आएंगे सर, तो अभी आपदा जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके बारे में सरकार क्या कर रही है और आप किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं? नहीं, तुरंत फौरी इंतजामात किए गए हैं जी। हर हालत में, प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर, यानी कि मानसून आने से पहले या आपदा आने से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद हमारी सरकार ने बहुत चुस्त दुरुस्त होकर काम किया। छुटमुट थोड़ी बहुत इतनी बड़ी उसमें कमियां रह जाती हैं कभी, तो वो ऐसी कमियां नहीं होती जो कहीं पर लॉस कर रही हूँ। जैसे सड़क टूट गई, आप पहुंच ही नहीं पाएगा, 2 दिन में पहुंचे, हम कहाँ से जाएं? हेलीकॉप्टर उड़ नहीं रहा है, जहाज उड़ नहीं रहा है, पूरा धुआं है, ऊपर धुंध छाई हुई है, और हम नीचे गाड़ियों से जा नहीं रहे हैं, क्योंकि ऊपर से जा रहे हैं तो पूरा ही पहाड़ टूट के आ गया। जैसे धराली में हुआ, निकल ही नहीं पाए आगे, 2 दिन 3 डीएम साहब फंसे रहे, टेलीफोन पर तब तक बात होती रही जब तक उनका टेलीफोन में बैटरी थी, बाद में रिचार्ज होने के लिए भी कोई साधन नहीं मिला, तब भी हिम्मत नहीं छोड़ी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेज, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग वहां पहुंचे
और सबसे अच्छी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय बाहर थे, देश से, प्रदेश से बाहर थे, और तुरंत सारे कार्यक्रम छोड़ के वहां पर धराली में पहुंचे और अन्य स्थान जहां जहां पर भी, चाहे बागेश्वर में हुआ हो या फिर हमारे अन्य जिलों में जहां पर भी हुआ है, वहां पहुंचे हैं। अभी धराली भी मिले हैं, आपको देखा जी। कल चमोली में है। तो इस तरह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चौकन्ना रहा और जो पॉलिटिकल पावर है हमारी वो 24 घंटे क्रियाशील रही, जिससे जो टूटी हैं, अब प्रकृति की मार है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा टूटती हैं, लेकिन इंतजामात फौरी किए जाएंगे। आपदा से पहले उच्च हिमालयी क्षेत्रों में राशन और अन्य किस्म की दवाइयाँ, हर चीज़ या फिर जो चीज़ें ज़रूरत होती है, आवश्यक उपयोग की वस्तुएं भेज दी जाती हैं और हमारी डॉक्टर्स की टीम चौकन्ना रहती है। जगह जगह पर सड़कों में हमारी जेसीबी रहती है। तो जो टूट गया तो उसमें हम तुरंत कैसे हम इसको तैयार करें, जेसीबी को दूर से न बुलाकर, एक एक दो दो किलोमीटर दूर खड़ी रहती है, सुरक्षित जगह में आके एकदम काट के सड़कें चला देती हैं। काफ़ी सड़कें बंद हैं और काफ़ी खोल दी हैं जी। वो कष्ट तो होता ही है, परंतु ऐसा नहीं कि सरकार हाथ पर हाथ धरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी आए, इतना बड़ा पैकेज दे के गया हमको। मैं स्वयं उस बैठक में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर था। तो इसलिए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पहाड़ी राज्यों में दिक्कत तो है ही जी। बादल फटना, पहाड़ खिसकना, पहाड़ दरकना, जल भराव। हाँ, जल भराव होना, लेकिन इसके इंतजाम के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहते हैं हर समय, और चल रहा है। सर, आपने बात कही सर, आपदा प्रबंधन को लेकर अभी सरकार भी काम कर रही है, जैसा आपने बताया एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब काम कर रही है। सर, मैं अगर अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, क्योंकि सर अभी प्रशासन और पॉलिटिकल जो हमारे पॉलिटिकल विल इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपका तो इतना लंबा राजनीतिक कद है, आप जानते हैं इस बात को। सर, अभी विपक्ष का ये कहना है कि आज प्रदेश में जो नौकरशाही है वो बहुत ज्यादा हावी है, और ऐसे समय पर जब आपदा का समय है, जहां पर हर जनप्रतिनिधि की बात को सुना जाना चाहिए, हमारे जो भी हमारे ऑफिसर हैं उनके द्वारा, सर वो उस तरीके से नहीं सुनी जा रही। अगर मैं आपसे और अगर इस बात को खुलकर कहूँ तो अभी सर हाल ही में माननीय जो मंत्री जी हैं गणेश जोशी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया में, जिन पर वो डीएम साहब को फटकार लगा रहे हैं। सर, अगर हम इसी क्षेत्र की बात करें, नैनीताल से लगता हुआ क्षेत्र सर काला ढूंगी का है। इसमें अभी एसएसपी साहब को, जो हमारे माननीय विधायक हैं बंशीधर भगत जी का वीडियो सर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सर, तो विपक्ष का कहना है कि जब सरकार में रहते हुए सरकार के विधायकों को या मंत्रियों की बात जब नहीं मानी जा रही है, तो वो हमारा फोन या जो हमारे नौकरशाही है वो बहुत ज्यादा हावी है। सर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो फोन नहीं उठते हैं, होता है कभी कभी इत्तेफाक से, तो उसमें इतनी बड़ी आपदा में जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, लोकल जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, ये सब के सब लोग लगे रहते हैं, कभी नहीं भी उठता है। हाँ, ये देखना चाहिए कि अगर महत्वपूर्ण फ़ोन है तो उनका रिंग बैक जाना चाहिए, इसको मैं भी मानता हूँ। मैं तो 1 बजे रात तक भी रिंग बैक करता हूँ। पता नहीं कौन सी विपत्ति में आदमी है और वो क्या चाह रहा है। ईश्वर ने हमको सेवा करने का अवसर दिया है जी। यहाँ कोई ऐसो आराम करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, चाहे हमारे अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे हम लोग हैं। ये एक टीम होती है हम लोगों की, उस टीम के आधार पर, टीम स्पिरिट से हम काम करते हैं। यस। इसलिए जो वीडियो वायरल की बात आपने करी है, उस पर किन परिस्थितियों में हुआ है, क्या स्थिति थी। वीडियो तो कट कट के भी आते हैं, बनाए जाते हैं चटकारे लेने के लिए, बोलने का मौका। और मैं समझता हूं कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी मेरे अंदाज से, जहां तक मेरा ख्याल है, अच्छी है। इक्का दुक्का कोई हो जाते हैं बिगड़ेल टाइप में, नहीं करते हैं, उन्होंने कहा हमारा क्या होना है। लेकिन विधायक और सांसद प्रिविलेज जो होते हैं, उनका विशेषाधिकार होता है। अगर किसी के विशेषाधिकार का हनन कोई कर ही रहा है जबरदस्ती, उसके लिए बहुत बड़ी ताकत होती है उनके पास। एक छोटी अर्जी में इतना ही लिख देना कि विशेषाधिकार का हनन किया है, उनको वहां आके उत्तर देना पड़ता है। स्पीकर मैडम, हाँ, यहाँ तो स्पीकर मैडम है, सांसदों को वहां आके देना पड़ता है। सारे लोग बैठते हैं वहां, जैसे जूरी बैठती है, वहां पूछवाते हैं।
तो इसलिए मैं समझता हूँ ये इत्तेफाक से हुआ है। वैसे मुझे तो अपने अधिकारी अभी तक ऐसा कहीं लगा नहीं है, दौड़ भाग भी खुद करते हैं। आप देखें किस तरह से धराली में और थराली में और जहाँ जहाँ पर भी अन्य जिलों में, कुमाऊं में, गढ़वाल में हुआ है, अधिकारी, हमारे जिलाधिकारी, हमारे एसएसपी, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारा लोकल प्रशासन और हमारे लोकल लोग, वहाँ के लोग और तो और हमारी पार्टी के लोग बहुत सक्रिय रहे हैं। इसलिए छोटी मोटी बात है कि अगर वास्तव में जानबूझ के किया है, इग्नोर किया है, दैट इज ऑफेंस। मेरी नजरों में मैं उसको ऑफेंस मानता हूं सर। लेकिन अगर इत्तेफाक से हो गया, सब आपदा पर लगे हैं, मुझे ये भी सुनना है, मुझे ये भी सुनना है, डीएम को कभी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करनी होती तभी कैबिनेट सेक्रेटरी आ जाते हैं, और कभी कभी प्रधानमंत्री जी खुद भी पूछ लेते हैं क्या है वही करके। प्रधानमंत्री ये फर्क नहीं करते कहीं पर भी, सीधे पूछ लेते हैं। तो ऐसे में अगर रिंग बैक नहीं हुआ तो वो बाद में पूछ लेना चाहिए भाई क्या बात है, क्योंकि आज टेलीफोन तो ऐसी चीज हो गई है, वो बहुत ही आवश्यक हो गई। पहले से तो घुमाने वाला था हमारे पास, हेलो 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 बोलते थे, लेकिन आज ये आवश्यकता बनते जा रही है। और ऐसी इमरजेंसी के समय में, आपदा के समय में तो हमें देखना भी चाहिए, अपने फोन भी देखने चाहिए। कभी कभी आदत ये होती है कि घंटी बजी, भीड़ में सुनाई नहीं दिया या हमारे उसमें हो, फिर उसको देखने की आदत नहीं होती। तो देखने से गलतफहमियां भी दूर हो सकती हैं। हो सकता है कि जिस पॉइंट पर आपने पूछा कोई गलतफहमियों के कारण कुछ ऐसी बात रही हो, लेकिन वो सब एक टीम है, टीम में जब बैठते हैं तो सब ठीक ठाक हो जाता है। सर मैं आपसे सर जो सवाल अब पूछ रहा हूँ सर, ये बहुत महत्वपूर्ण आज हमारे युवाओं के लिए है, क्योंकि सर लगातार हमारे देश की आबादी बढ़ रही है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड प्रदेश की, तो सर अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, हमारे जो युवा हैं। सर मैं भी और हमारे बहुत सारे जो प्रबुद्ध जन हैं उनका ये मानना है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। और उत्तराखंड जैसे प्रदेश में हमें सर, आज तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्वरोजगार पे ध्यान दीजिए, आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान दीजिए। सर स्वरोजगार को लेकर, क्योंकि सर स्वरोजगार ही एक ऐसा संबल है जो आने वाले भविष्य में उत्तराखंड की मजबूत नींव बनेगा। सर सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सर हम एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं इससे हमारे रोजगार के अवसर सर निकलेंगे। अगर हम बात करें सैलानी क्षेत्रों की सर, जैसे मुक्तेश्वर आप भी का सर उसमें आता संसदीय क्षेत्र में, हमारे पास मुक्तेश्वर है, नैनीताल है। सर आज तो ऐसा हो गया सोशल मीडिया के आने से कि हर क्षेत्र अगर आप थोड़ा सा उसको दिखाते हो, एक्सपोजर अगर वहाँ मिलता है, तो हमारा तो पहाड़ का हर मोड़ खूबसूरत है, हर जगह को हम सैलानियों के लिए आकर्षित बना सकते हैं। सर स्वरोजगार पर आज भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार, सर मूलतः उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है और कैसे सर हमारे युवाओं को स्वरोजगार के लिए मैं कहूँगा सर लालच किया जाए और या उनका ध्यान स्वरोजगार की तरफ को लाया जाए। कौशल विकास की योजनाएं हमारी चल रही हैं। एक डिपार्टमेंट, एक मंत्रालय ही पूरा उसका केंद्र में खुला है, प्रशिक्षण देते हैं, बाहर जाते हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड के कुछ लोग इस समय जापान में चले गए, यस सर, प्रशिक्षित हो गए। तो इसी तरह से अब है लगन की। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि आपको रोजगार बुला रहा है, आप रोजगार देने वाले बनिए। जो कहा है, कई लोग बन गए हैं, इतने स्टार्टअप हैं हमारे, पहले से नहीं के बराबर स्टार्टअप थे, आज भर गया है पूरा। लोगों ने ऐसी क्रांति कर दी है। आपने वो बहन के बारे में सुना होगा रुद्रप्रयाग की, कि वो अपनी सर्विस छोड़ के वहां आके उन्होंने अपना स्वरोजगार अपनाया है। और किस पर? लोकल चीजों पर, जो लोकल चीजें होती हैं, जिसे वोकल फॉर लोकल बात आ रही है, तो वैसी लोकल चीजें पैदाइश कर दी। हमारा मडुआ है, सिंगोरा है, मांस है, भट्ट है, गहत यानी कि कुलत है, हमारी हरी सब्जियां हैं, हमारी गेठी है, अलग अलग नाम से नमक है, हमारा नमक है। अब नून यहाँ का पहाड़ी आज कहाँ कहाँ तक जा रहा है। भांग का भी बना दे रहे हैं उसमें पीस के, उसमें हरी मिर्च का भी बना दे रहे हैं, उसमें जीरे का भी बन रहा है, अलग अलग चीज़ों की। हमारी मेथी का नमक भी बन रहा है, वो स्वास्थ्यवर्धक भी है, कई बीमारियों को भी दूर करता है। बस करने की लगन होनी चाहिए। मैं युवाओं से कहता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ, शर्माइए मत, कोई शर्म नहीं। बड़ा काम, छोटा काम, आप इंजीनियर हैं तो अपना स्टार्टअप चालू करिए। जो भी स्टार्टअप चालू करते हैं, नहीं है तब भी कर सकता है। आप नौकरी देने वाले बनिए।
आज कई लोगों ने क्रांति कर ली। कहाँ बिस्कुट फैक्ट्री कपबोर्ड से ऊपर लगा दी, यहाँ फेल हुई थी नीचे कोरोना में, वहां लगा के आज दूर दूर तक जा रही है। यस हमारी बहनों ने यहाँ पर खाने का ही अपना एक काम चलाया है। मन की बात में आई थी हमारी बात है, यस उधम सिंह नगर के यस ऑर्डर आते हैं फैक्ट्रियों से, इतने नाश्ते के पैकेट 200 और शाम का 500, एक पार्टी है 500 लोगों के खाने का ऑर्डर। और हमारी बहनें खुद अपनी 3 व्हीलर में जाती हैं, मोटरसाइकिल में जाती हैं, ऑर्डर लाती हैं, भरा उसको छोटे वाले जो हाथी जिससे कहते हैं, फट 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 सामान जा रहा है। और आज जो उससे इनकम होती है फिर उसको बांटते हैं सब लोग, महीने में अच्छा खासा कमा रहे हैं। कई जगह एसएचजी हैं, 5 लाख तक का रेंट, आपका ऋण फ्री, ब्याज फ्री लोन मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है। कुछ लोगों ने तो उसी में अपना रोजगार ऐसा चुना है। आप चाहे डेयरी खोलें, कुक्कुड़ फार्म खोलें, अभी मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के लिए अभी डिक्लेयर भी किया है, आपने देखा होगा, 4 या 5 दिन हो रहे हैं। आप फिशरी का खोलें, जो ड्रॉट संभवतः उसको ड्रॉट ही बोलते हैं, जी, वो जी, मछली ड्रॉट। जो है वो आज 5 स्टार में 12, 13, 14, 15 और 2000 तक उसे ले रहे हैं, जो बहुत अच्छी बनाई गई है। अभी हमने भीमताल में 100 करोड़ रुपए फिशरीज फार्म के लिए ही आया है, वो जगह ढूंढ रहे हैं आजकल, हम बताना भूल गया था पहले मैं आपसे। तो इस तरह से रोजगार के लिए लगन पैदा होनी चाहिए। आप जो खोलना चाहें, हमारी माताएं बहनें कई जगह आज उन्होंने अपनी एसएचजी खोल रखी है। मैं देखता हूं जब नुमाइश लगती है, एक से एक अच्छी चीजों को लाते हैं, मैं खुद खरीद के लाता हूं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए, और फिर वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। कई लोग दूध बेचते हैं, कई ड्रोन दीदी बन गई हैं। लखपति दीदी बनाने की जो योजना है तेजी से चल रही है। कैसे बनेंगे आप? हर चीज आप पैदा करेंगे तभी तो आगे जाएंगे। ड्रोन दीदी खुद, अब महिला बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ड्रोन को यहाँ से काबू में करके उड़ा रही हैं, छिड़काव कर रही हैं, फिर नीचे उतार रही हैं। कितनी बड़ी बात है। बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे आएंगे। इसलिए रोजगार के भी अवसर, सरकारी नौकरियां जितनी हैं उतनी तो हो ही रही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, सही भी है। तो अगर देखा जाए तो हमने 30-35 हजार, 23,000 करीब हमने दे दी, 20 से लेकर 30 के बीच में। वो बड़ी भी हैं, जो हमने प्राइवेट सेक्टर में दी है वो अलग है, ये तो सरकारी नौकरियां हैं। 23,000 का आंकड़ा, तो हम देखें तो 30 से 40 हजार तक तो हमारी ये सब मिला के आ जाती हैं, उससे भी ज्यादा जाएंगी। लेकिन सरकारी नौकरियों का अकाल है, जिसका आज अपॉइंटमेंट हो गया वो 60 साल तक अब रहने वाला है। जब वो रिटायर होगा तब उसकी जगह दूसरा कोई आएंगे, तो तब तक देखे थोड़ी रहेंगे 60 साल, तब तक तो आपको 60 साल हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें हमको अपने उद्योग खोलने ही चाहिए, चाहे हम छोटा लगा दें चाहे बड़ा लगा दें। आज बिखरा पड़ा है आपका विकास खंड कार्यालय, पूछिए तो सही जो उद्योग वाले एडीएम साहब हैं वहाँ, नए एडीओ साहब हैं, उनसे पूछिए तो सही। सीडीओ साहब हैं, जिले की टीम है, और आपके रोजगार दफ्तरों में भी आपके लिए गाइडेंस बैठी हुई है, और आपको जो पर्यटन विभाग है वो आपका जिले में बैठा है, उद्योग विभाग बैठा है, क्या उद्योग होगा, कौन सा फलित होगा, उनके पास पहुंचते ही नहीं हम। उनको भी ठीक होता बेचारा, कुछ 2-4 दे दिए, हो गया। आजकल स्टे होम देखिए कितना हो गया, जगह जगह लोगों को कुछ ना कुछ। आप देखिए आपका गुंजी से ऊपर तक, आदि कैलाश तक, एक से एक अच्छे होम स्टे बने हुए हैं। यस। अब आप बताइए, होम स्टे भी 1500-2000 रुपए रात का, खा पी के वहां उस जगह पर, आरामदायक, सारी सुविधाएं युक्त, गर्म पानी भी आपको मिल रहा है नहाने के लिए। कितनी अच्छी बात है। खाली तो नहीं बैठे ना, डोंट सिट आइडल कहते हैं ना, खाली घर, खाली दिमाग शैतान का घर है। अगर खाली बैठेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ नहीं, हरकत में रहिए, हरकत होते रहनी चाहिए। कुछ भी नहीं तो आप पढ़िए तो सही, जीके पढ़ लीजिए, अखबार पढ़ लीजिए, साहित्य पढ़ लीजिए, उन लोगों को पढ़िए। कोई तो कहते हैं, कितनी सत्यता है भी, कि बिरला जी का लोटा आज भी गिरवी रखा है। ये बात आती है, कहाँ से उठे उन्होंने ये पहचान लगाई कि मैं यहाँ से उठा हूँ। आप बड़े उद्योगपतियों के बारे में पढ़िएगा, कारनामे उनके, वो कहाँ जीरो से रहते हैं नीचे और कहाँ तक पहुंच जाते हैं। भाग्य पर लिखा है सबके। और हमारे पहाड़ के लोग, उत्तराखंड के लोग,
हमारे गढ़वाल के, हमारे कुमाऊं के लोग, मैंने देखा हमारे जौनसार बाबर के लोग, एक से एक जगह, एक से एक उद्योगपति भी है। आज दिल्ली में है, बॉम्बे में है, भरा पड़ा है, कानपुर में है, बरेली में है, अच्छी अच्छी जगह शहरों में है। हल्द्वानी में ही देख लीजिए आप, जी। यहाँ पर भी कितने लोग रोजगार दे रहे हैं आज लोगों को। यस। एक से एक हॉस्पिटल बना दिए लोगों ने यहाँ पर, आज आप यस। देख ही रहे हैं। यस। और होटल भी, हॉस्पिटल भी, कई चीजें बना रहे हैं। कुछ लोगों ने छोटे छोटे व्यवसाय चालू किए थे, आज वो बड़े अट्टालिकाओं में विराजमान हैं और बढ़ते जा रहा है उनका रोजगार। यस। तो इसलिए एक तो सबसे पहले शर्म छोड़नी चाहिए हमको, बिल्कुल। कहीं पर भी। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा कही कि हमें पहाड़ के लोगों को शर्म को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता, जैसा आपने पहले कहा। सर मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। सर आज बिहार से आने वाले लोगों के लिए पहाड़ मकाम है, पंजाब से आने वाले लोगों के लिए पहाड़ मकाम है, लेकिन पहाड़ के लोग कहते हैं कि पहाड़ मकाम नहीं है। ये हास्यास्पद बात सर मुझे लगती है। मैं सर अगर आपको व्यक्तिगत अपना उदाहरण दूं, सर मैं पिछले 7 सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं। सर मैं एक फोटोग्राफी बिजनेस करता हूं, जिसमें हमारे साथ सर अभी मैंने 12 से 13 लोग जोड़े हैं। जो सर मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ, बीएड हूँ, मास कॉम हूँ। कैमरे के पीछे जो मेरा छोटा भाई है सर एमएससी मैथमेटिक्स है, बीएड है। मैंने सर व्यक्तिगत सोचा कि नौकरी नहीं मिल रही, इस चीज को रोना से अच्छा है कि मैं स्वरोजगार पर काम करूं, कोई एक ऐसा काम पैदा करूं कि जहां से मेरे जैसे जो 4-5 लोग और हैं, कम से कम उन्हें रोजगार मिले। और इससे सर आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस उम्र में सर और लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं या कहते हैं कि अब कब भर्ती आएगी, कब भर्ती आएगी, इस उम्र में सर आज मैं अपने भविष्य को लेकर और आगे तक सोच पा रहा हूं कि मैं इस चीज को ऐसे देखूंगा। और हमारे जैसे सर बहुत सारे युवा हैं आज पहाड़ में, बड़ी खुशी होती है सर। मैं तो कितने युवाओं को जानता हूं जो एमएससी जिन्होंने करा है। सर एमएससी आप जानते हैं कितना मुश्किल या कितना सम्मानजनक बात जिसे माना जाता है। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चाय का ठेला तक खोला सर एमएससी करने के बाद, और मैं उन्हें बधाई भी देता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी जब मैं उनसे मिलता हूं कि सर हमें एक जो परिपाटी थी, जो सोच थी, उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि युवा ही सर बदलाव लेके आएंगे। सर मैं अपने बात को आगे बढ़ाऊं, सर हमारी जो सर कुमाऊं का अगर हम क्षेत्र कहें, जैसा मैंने आपसे पहले कहा सर कि यहाँ रानीखेत हो, क्योंकि आप रानीखेत से लंबे समय तक विधायक रहे हैं, आपने पहाड़ का सर दुख दर्द बहुत नजदीक से आपने देखा है। हम सर जब अतिक्रमण की बात आती है, क्योंकि आज सर अगर हम हल्द्वानी शहर में बैठे हुए हैं सर, चाहे सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, वो अतिक्रमण के लिए लगातार बोल रही है, जिसपे सर मीम बनते हैं काफी सोशल मीडिया पर, बुलडोजर सरकार जो अभी उस पर है। और हल्द्वानी में तो सर अतिक्रमण के लिए बनभूलपुरा जैसा इंसिडेंट भी हुआ, जो पहाड़ के लिए बहुत बड़ा डर एक सर कुमाऊं में उसकी वजह से फैला, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हुआ कि क्या अब हमारी हल्द्वानी भी सुरक्षित नहीं रही। तो सर अतिक्रमण पर आज प्रदेश सरकार और जो हमारी आप हैं, आपकी इसमें क्या राय है सर? अतिक्रमण जिस तरीके से आज बढ़ रहा है उस पर आपकी राय? देखिए, रोड है, हमारी जो सड़कें हैं, उसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर हैं सुप्रीम कोर्ट तक के कि अतिक्रमण नहीं होने चाहिए। लेकिन एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री स्वधन योजना चलाई। रेहड़ी पटरी पर बैठने वाले लोग, छोटे खोमचे वाले लोग, वो खत्म हो गए थे। बहुत बड़ी संख्या में थे, उनको सरवाइव करिए। 10,000 रुपये, फिर 20, फिर 30, फिर 50,000, अब तो शायद 1 लाख तक भी उनको दे रहे हैं, जो आसान कर्जा है, 1% भी नहीं। और लोग फिर स्टैंड कर गए हैं। तो अब जैसे किनारे किनारे लोग बैठे हैं, खतरा भी है उसमें, लेकिन वो बना भी रहे हैं कहीं ना कहीं खोमचे लगाकर। अगर अधिक अतिक्रमण होता है तो वो तो दुखदाई होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर लोग अपनी रेहड़ी पटरी पर लगा रहा है, या फिर थोड़ी अपनी 4 टायर की गाड़ी लगाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, फर्स्ट क्लास सजा के आजकल थोड़े थोड़े टेम्पो जहाज जैसे बना के गाड़ियों में लोग किनारे किनारे देते हैं। लोगों को बड़ी चाहत है वैसों की, वहाँ खड़े होते हैं, चाट खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो एक रोजगार तो वो भी आ रहा है। बिल्कुल, कहाँ जाएगा वहाँ के, रोजगार मिल रहा है। मैं थोड़ा इसमें मत भिन्नता रखता हूँ कि सिस्टमेटिक तरीके से रहना चाहिए। अतिक्रमण को बढ़ावा तो हम नहीं देते हैं, लेकिन जो 50 साल से, 55 साल से, 100 साल से लोगों की पीढ़ियां चलते आई हैं, तो तत्काल क्यों नहीं रोका गया था उस समय उनको? आगे तो हम रोके, लेकिन अब आज कहाँ जाएं वो? अगर हम उजाड़ तो रहे हैं, उजाड़ के जाए कहाँ? उनकी भरपाई भी करें,
जैसे रुद्रपुर में खाली कराया मार्केट, उनके लिए पूरा एक मार्केट बना दिया, भरपाई करी। वैसे ही अगर यहाँ से हम कहीं खाली कर रहे हैं तो उनको बसाने का प्रयास भी हमको करना है, चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो, बिल्कुल हमको करना चाहिए। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि मीडियम चले और बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो परेशानी भी पैदा कर देते हैं। अब परेशानी में जैसे हमारा प्राधिकरण है, इससे लोग आज त्राही त्राही कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, कई क्षेत्र और प्राधिकरण में यहाँ के ले लिए थे। मैंने अपना विरोध दर्ज कराया एक सांसद होने के नाते, यहाँ का निवासी होने के नाते, कि इसे रोका जाना चाहिए फिलहाल। अब जैसे कैंची धाम के अगल बगल अतिक्रमण करेंगे, वो अच्छी बात नहीं है, जगह ही नहीं है। आप अतिक्रमण करोगे, कभी ना कभी एक्सीडेंट होंगे या फिर कभी गिर सकते हैं, खिसक सकती है पहाड़ी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, कम होना चाहिए। लेकिन और स्थान जहाँ हैं तो वहाँ दूर दराज तक भी अतिक्रमण हो रहा है करके, जो उन क्षेत्रों को भी हमने प्राधिकरण में ले लिया है, उसको सब समझाया जाना चाहिए। प्राधिकरण सुविधा के लिए बना था, लोगों की प्रोग्रेस के लिए बना था, लेकिन लोगों के मन का जंजाल बन गया हो, जी का जंजाल कोई चीज बन गई हो, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है, बिल्कुल, चाहे कोई कहे या न कहे। तो उसको संशोधित करने की कोशिश भी हमको करनी चाहिए। मैं प्राधिकरण वालों से भी कहता हूं, भाई लोग प्राधिकरण से आजिज क्यों आ रहे हैं? सरल होना, नक्शा आ रहा है, फीस जमा करिए, पास करिए। नक्शा अड़ा रहता है, फिर उसमें कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जो अमान्य हैं, जिनको मुख से बोलना उचित नहीं है, तो लोगों में आक्रोश तो पनपता ही है, आज नहीं तो कल पनपेगा। तो ऐसी चीजों को बहुत सोच विचार के करना चाहिए। जब ऐसे एक्ट हम लागू करते हैं तो अधिकारियों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो बहुत स्मूथली काम कर दें लोगों का। जो नहीं होने वाला है उसे आप भी नहीं करेंगे, जो होने वाला है भाई क्यों रोका जाए, उसे करो ना। बिल्कुल, शासन के अंदर अगर कोई हमको सर्टिफिकेट बनाना है और मेरा राइट है आधार कार्ड बनने का, यो 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 ऐसे बनाइए ना, क्या दिक्कत है उसमें? अगर हमको खतौनी लेनी है तो मुझे 10 दिन तक इंतजार क्यों करना पड़ा? कल आना कल आना कल आना। करीब 30 किलोमीटर से पैदल चल के पहाड़ ऐसे हैं, हम अपने खतौनी लेने के लिए जाते हैं, फिर कल आना, फिर वो 30 किलोमीटर चलेगा, कल कैसे चलेगा? तो आदमी को आक्रोश तो आता ही है, एक दिन कहता है लो छोड़ दिया मैंने, और आक्रोश होके वो बिल्कुल प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, नेताओं के खिलाफ खड़े हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? उनसे तो कह नहीं पाएगा, अगर ज्यादा करेगा तो हथकड़ी लगाने का भी इंतजाम है। तो इसलिए उनका आक्रोश भी स्वाभाविक है। हम इसको बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर इस पहलू को हमको सुलझाने चाहिए। कई चीजों पर ऐसा हो रहा है। आदमी जा रहा है डीएम कोर्ट में, डीएम साहब की ड्यूटी होती है, बैठक होती नहीं है, डेट बदल गई, अब क्या करेगा? फिर डेट आएगी अगले महीने, फिर आएगा, फिर बदल गई। इन सारी चीजों में हमको होना चाहिए कि किस तरह से हम करें एडमिनिस्ट्रेशन और इसका सामंजस्य कैसे बनाएं। अब कई जगहों पर तो ये कर दिया है कि कोर्ट के लिए अधिकारी अलग से बना दिए हैं, जो कोर्ट चलाएंगे अधिकारी होंगे वो बराबर, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बाहर आएंगे, और कुछ दिनों में वो कोर्ट की जगह जाएंगे और वो बाहर आके रोटेशन चलता है। तो ये अगर होता है तो ठीक रहेगा। और हर अधिकारी को ये सोचना चाहिए मैं सेवक हूँ, दिमाग से सोचना चाहिए, मेरी ड्यूटी है सॉल्व करना। कोई समस्या पैदा होती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, इस ओर देखना चाहिए। दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है कहीं पर। अपने आप स्मूथ हो जाएगा सब कुछ, अपने आप जय जयकार भी होगी, कोई डरेगा भी नहीं। वो कानून क्या है जिस कानून से आके लोग अपने जीवन को अपने लिए घातक मानते हो और हर बार डरते हो और हर बार झसझस हो रही हो उनको। दरवाजा टूट जाता है, जोड़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल, अब दरवाजा टूट गया, अज्ञानतावश गांव घरों में किसे पता है कि प्राधिकरण है, ताला ठीक से लगेगा करके उसने दरवाजे को तोड़ के नया टीन ठोक दिया, किसी ने रिपोर्ट कर दी उसी में और रोज के लिए बंद कर दिया। अब जा गांव में किसी के वहां रहता है आदमी, तो आक्रोश तो स्वतः पैदा होगा। कानून का मतलब यह है कि हमें सुविधा देना और लोगों को आगाह भी करना। यस,
इसलिए हमें जगह जगह पर अपनी छोटी छोटी सभाएं करनी चाहिए, गोष्ठियां करनी चाहिए। अगर कोई नया कानून है जिसके प्रति लोगों में नफरत सी हो रही है, उसे समझाना चाहिए कि हम हित के लिए कर रहे हैं, हित ये है। उस हित की आड़ में अगर गड़बड़ हो रही है, कुछ और चीज हो रही है, तो लोग फिर फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर देते हैं। ये पहाड़ का नेचर है हमारा। जब हमने ये राज्य लिया, जान की परवाह नहीं करी। रामपुर तिराहे पर गन्ने के खेतों में हमारी माँ बहनों की लाशें मिली, जो हुआ हम जानते हैं हमारे साथ। मसूरी है, खटीमा है, कितने बड़े कांड हुए आप सब जानते हैं। बिल्कुल। ये पहाड़ का नेचर है। अगर यहाँ आकर अतिशय रगड़ करे जब कोई अनल प्रकट चंदन से होई, अगर ज्यादा अगर परेशान करते हैं तो यहाँ आदमी आगे आ जाता है। हम खुद रहे हैं आंदोलनकारी। तो इसलिए मेरा सबसे विनम्र आग्रह रहेगा अपने अधिकारियों से भी, सरकार की मंशा के अनुरूप ही काम करें। सरकार की मंशा किसी भी व्यक्ति को नाराज या परेशान करने की नहीं है, बल्कि उसको सुविधा देनी है। साथ में पूरे समाज के लिए भी जो सुविधा बने वो देनी है। आप जैसे पर्यटन की बात आ रही है, इंक्रोच होते रहेगा रोड में तो कहाँ जाएगी फिर, तो और भी छोटी सड़कें होंगी, कहाँ जा पाएगा पर्यटक। जो आप कह रहे थे कि भीड़ कैसे हम करेंगे, क्या सोच रहे हैं? उस जगह पर तो करना अनिवार्य है, लेकिन सब जगह करना अनिवार्य नहीं है। सर आपने नैनीताल जो आपकी सर लोकसभा है उस पर बहुत खुलकर आपने बात कही। आज आपने वहाँ की समस्याओं को भी स्वीकारा और आज सरकार का जो रोड मैप है और आप व्यक्तिगत तौर पर सांसद होने के नाते जो काम कर रहे हैं, आपने उसका रोड मैप भी हमारे सामने रखा। सर मैं अपनी बात को आगे ले जाऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारी सर जो है वो है कुमाऊनी भाषा। सर क्योंकि आप बड़े ही सर फेमस हैं अपनी कुमाऊनी भाषा के लिए, बहुत लोग आपको पसंद भी करते हैं और क्योंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी आपको कई बार तो अधिकारियों से भी आपको कुमाऊनी में मैंने बात करते हुए देख रखा है। सर आज पहाड़ के जो युवा हैं सर वो चाहते हैं, आपने सर देखा हो सोशल मीडिया पर भी इस बात को लगातार उठाया जा रहा है कि गढ़वाली और कुमाऊनी को 8वीं अनुसूची में रखा जाए। मैं सर अब अपनी इससे आगे की जो बात है वो कुमाऊनी में ही आपसे करूंगा। सर लगातार ये बात का कही जानो कि जो हमारे भाषा छू ये संरक्षणों पर सबसे पहले तो स्कूली जो हमें स्तर छू वहाँ पर पढ़ाई जाओ। और सर मैं आपको एक उदाहरण आपको सामने धरूं। मैं ये बीच में कुछ लोक कलाकारों मतलब पॉडकास्ट करो, इंटरव्यू करो, तो हम ये बात कहो सर कि जो हमारे देखनी लोग छन, व्यूअर्स जो छन वो बहुत कम है। हमको जो आजालन नामतीन छन जैनजीस छन वो मिलनी तो हम देखो फोटो खिंचोनी और कुनी की यो मी जब मैं घर जून तो यो फोटो में आमा का देखो कि जय वीडियो तुम देख छा वो हम देख छन। और यो बात को कुनी तो कुनी कि हमको यो दुख चुकी तुम हमको भी लेने देखना। लेकिन सर भाषा बहुत ठुल माध्यम हो। जब हम कुमाऊनी एक शब्द सीखूं जाऊं तो हमको उस शब्द जब इतिहास पढ़ूं तो आपको कल्चर आपको संस्कृति बारे में पता चलू। आपण सर बहुत बढ़िया जोर कुमाऊनी भाषा पर छू और बहुत ठुल मंचू में आप कुमाऊनी में बात का धरचा। तो कुमाऊनी भाषा संरक्षण क्योंकि इनमें सर राजनीतिक जो विल छू बहुत जरूरी छू कि राजनीतिक विल हो बहुत जरूरी छू। तो आज प्रदेश सरकार और आपू व्यक्तिगत तौर पर कुमाऊनी भाषा गढ़वाली भाषा जो हमारे के कुनी मातृभाषा छन उन पर आज सरकार के करने और व्यक्तिगत तौर पर अपन के में राय छू वो हम बीच में देखो यो या बहन ये संसद में इमें संशोधन हो वो मैं एक्ट पास हूँ। तो मैं पहली वक्त जब मैं पहली वक्त सांसद बनवे हुई वो मैं कुमाऊनी गढ़वाली और जौनसारी भाषा इनको राजभाषा दर्ज दी जांचे ये बात उठे और ये अनुसूची में शामिल करण चाहिए ये बात उठे। तो मैं 2-2.5 साल बाद मंत्री बन गई तो फिर व्यापकत है जहाँ आखिर समाप्त है जहाँ। तो भी बाद में अल्लाह जब मैं दोबारा बढ़ू तो फिर मैं लियो आए उठे रहे चूंकि विपक्ष तो हमारे सदन चलन नहीं देना। यह शुक्रवार दिन यो प्रश्न होनी यस किस एक्ट पब्लिक मेंबर बिल डे तो दिन जो हमार यस किस्मा प्राइवेट मेंबर हाँ प्राइवेट मेंबर बिल जिस दिन होनी वो डे होगी तो प्राइवेट मेंबर अपन तरबटी एक्ट लियोनी। तो मैं कुमाऊनी जौनसारी और शिक्षा बार में ले उठ रही काफी चीज ले रही में और चीज और गढ़वाली यो भाषा के हमारे 8वीं अनुसूची में ली जान चाहिए ताकि हमको और भाषाओं तरह से मान्यता मिलो। कि हमारे सरकार बहुत ठुल करे रहो मान्यता प्राप्त भाषा जतुल छन मोदी जुल करे है
तो उस सब में हम डॉक्टर बनण कशी छू वीकला पढ़ाई करण इंजीनियर कशी बनण वीकले पढ़ाई करण अपन भाषा में करण एमबीए में और हर चीज में लोकल भाषा में जगह जो हमार सब जनों को राजभाषा दर्ज मिली छू तो उमे कराने तो मैं लापड़ तरो बेटी यो काम कर रहा हूँ और इमे सरकार में अगर मुझे बहस करना मौक मिल जा सब ठीक ठाक रहो आगे सत्र में आल तो उस सत्र में मिल सको मैं के मौक तो सारे चीजें के लियो तो अपन तरफ में हम छोड़ नहीं रहे हम लगातार संघर्षरत छुए में और है सको सरकार की और रास है जो प्राइवेट मेंबर बिल इमे फासले है जो है सको कि इमे आओ ने रोजे यो घबल करण में रहे विपक्ष वाल के लेकिन विपक्षल एक दिन ला नहीं चलान दी लेकिन धन्यवाद जो हमारे स्पीकर सेपो को और सरकार के मोदी जी को उनको एक्ट पास करिए आगे पास करते जाइए रुकिए मत ओ जो जू वाल केस थी मैं को उसी समझौने कुमाऊनी में जो जू खेलनी थी गैम्बलिंग हाँ तो उमे के छी इनो में कि 20,000 करोड़ रुपए लॉस सरकार का हो कत्तू लोग मर गए हमारे में नानते जू खेल छी उमे एक किस्मत उन्होंने तो वो गेम दिख रहा छी वो बैटिंग ऐप होए लेकिन वो गेम नहीं छी वो जू छी हो उमे हार दे छी जो नानती नाल केले जहर पे केले सुसाइड कर ले कोई फांस पर लटिक गो तो ये चिंता मोदी जी को है कि नई जनरेशन खत्म होने तो तत्काल प्रभाव पर रोक लगी कम लोगों का पत्ता छो अल्लाह अल्लाह एक्ट पास कर रहा बिल्कुल ये आम जनता तले ऑन नहीं एक्ट तो ये एक लीजिए मेरे को यह छू कि ऐसे चीजों के एक्ट के हम लोकसभा में लेनो तो उमेले अगर यह एजा मेरा नंबर तो मैं उम्मीद छू कि पर के न के पॉजिटिव बात रचनात्मक बात वहाँ है सके तो मैं अपन तरफ पूरी तैयारी कर ले माननीय सांसद जी यह बात तो पॉलिटिकल बात भी राजनीतिक बात भी बहुत खुशी है कि अपन यो एक मतलब मिकोन की यो बात कर संसद में हमारे जो सबसे ठुल हमारे सदन छो वहाँ अपुल धरी मतलब आप क्योंकि आप आज हमारे जो जैन जी छन जो युवा छन उन पर अभिभावक के तौर पर छा अभिभावक फिगर में छा तो तुम युवाओं को के संदेश देला जो कुमाऊं हबे कुमाऊनी गढ़वाली हमारे जौनसारी भाषा छू क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे जो उत्तराखंड प्रदेश छू या हिंदी प्रदेश बढ़ते जानो अब बड़ दुख हो यह बात का देखबे कि आज हम आपको जो अधिकारी छू वह मिलहू जानू चाहे वो हम पटवार छू या हमारे के कोई सीडीओ छन बीडीओ छन उनको मिल जानू तो उन लोग हिंदी में बुलान पड़ू अब वो 60 65 70 75 साल अगर को आमा बुबू लगे तो एक मीडियम बड़ दिक्कत है तो व्यक्तिगत तौर पर अपन जो हमारे युवा छन उन्हों या हमारे अधिकारी जो छन उन्हों तुम्हार के राय रोल या के चीज तुम उन्हों कौन चाला ये बात ना पहाड़ी क्या ज्ञान धरण से सब का और हमारे युवकों के लिए मैं एक उदाहरण छू एक मंगोली जी छन शायद वो नैनीताल के रोणी छन पूना में बहुत ठुल आदिम छन 4 उन्होंने अपना स्कूल खोली छन वहाँ बहुत भल तो आर्मी ऑफिसर छन तो मैं एक दिन हवाई जहाज में जान छी देहरादून मैं मंत्री छी हुए तो एक लंब चौड़ अंग्रेज जो देखनी लौट वीडियो में बात करण छी ईजा बब्बा दागो ने तुम यो में खेलन छा और जब बीमार होला ने तब पत्ते लागल मैं देखो ये तो भले कुमाऊनी बुलानी देखो अंग्रेज लागण छी मेरे को आपको कहाँ करनी छा हम पूनाक छू मेरे को पूना उसी पहाड़ तक है ना नैनीताल भाई तो मेरे को पूना में एक गिरजा शंकर मंगोली जो छन वो मेरे भाल पछाणक छन तगड़ू छन तो रिटायर आर्मी ऑफिसर थी वही तो बाबा भाई बाबू वही भाई हमार उन्होंने हतनी कौन ही वो एल कांचन मो बिहार दे रो छी वहाँ स्विट्जरलैंड में माछन एलू यो खेलन ही बाब एक दो सफा मारण ही सब नानतीन जरे वहाँ मेल को बीमार है जला जैसी खेलन छा यहाँ एल के खेलन छा तो ये तो भल कुमाऊनी ये तो भल भाषा और कहाँ पढ़ी छू इंग्लैंड में अपन भाषा सीखण है मैं फिर वहाँ गई पूना में एक बार मैं उन्होंने जो स्कूल थी संस्कृति स्कूल नाम छो और 4 स्कूलों बहुत ठुल छन उनको उन्होंने आर्मी वाला के मेरे द्वारा पुरस्कृत करना लीजिए बुला तो वहाँ देखो मैं घर में भीतर गई तो बिल्कुल आपू और दीदी हमारी यानी कि उन्हें घर वाल और बच्चे उन्हें घर वाल सब कुमाऊनी में हिंदी में बुलाना नहीं है घर में और बिहार गया जी की जैसे वानी
हिंदी में जो बोलानी हिंदी, मराठी वाल मराठी, और जो अंग्रेजी में थी ऐसी अंग्रेजी कि तुमको लागो ले इंग्लैंड पे है। तो शिखर थे आप भाषा। अब बेड़ू पाको 12 मासा कतुभल गीत छो हमर, वो सब जगह पूरे देश में बाजो, आर्मी में बैंड ओनर हर जगह बजोनी, वे अर्थ जाड़ी या नहीं जानी लेकिन बजोनी होगा, नाचनी में सुबह हमार पछाण चूर, हमार पछाण छो जागर, हमार भगनौल कतु जोरदार थे, हमार झाड़ गया चाचे झाड़ा चाचरी, और के वे हमार नॉर्थ लागनी चेता गुहे बे पहली हमार सब घरों में। तो ये तो जबरदस्त तरीके कोनी की आदिम कहें यश लागों की कहाँ है वही। जैसे मैं नानचिटा जने हम दीद ली जने हमार वहाँ गोलजू था छू, तो जैसे वो झाड़ कोने है, तो मैं आज तले कपते एकले में कह दिनों जैसे तली सारी जीरी बोरे छो जीरी काटनी है रे छो, ओ जुए जीरी चलायो जीरी काटनी है रे छो। फिर नाचना है ऐसी नाचन भर, खोली दे माता खोली भवानी धार में केवाड़ा, ओहो केले रचे भेट पखोवा के खोलो केवाड़ा। यो यस किस्मा गीत जो छे ने बिल्कुल हमार धार्मिक ले, और हमार जो कवि लोग थे पहाड़ी गढ़वाली कुमाऊनी, उन्होंने एक एक चप्पैक ले मार रहे जो गलत काम करनी, चप्पैके कोनी महता है कि वो खूब सुने ले रहो। जैसे शेरदा अनपढ़ में एक उन्हें बड़ है से एक सुनवे, बारी गिचम शत कपात कचार, बारी गिचम शत कचार है पिसु उधार किचु कुछ ऐसा छू, बारी गिचम शत कचार ऑर्डर नगद पिसु उधार, कोई यशु या फिर शराब नगद पिसु उधार, कुछ यश किस्म छू। तो हंसते हंसते हम लोटपोट है जिसे नानचिटा वो गीत को मैं याद छो न वहाँ भी। अब जैसे हमार नेगी जो छन गढ़वाली कतु भल गीत गानी, चाहे धार्मिक हो चाहे रे कह हो, जपीले रे जपीले हरि नाम जपीले, और यह गीत ये तो लंब छू ये तो भल छू कि आदिम मगन है जाओ मैं जाला जानी हो। ठंडो रे ठंडो मेरो पहाड़े को पानी ठंडो हवा ठंडी, हो हो बिल्कुल इनमें दर्द लछो। कैले बजे मुरली का कैले बजे मोरूली बेड़ा ऊंचा ऊंचा डांडा में, काकड़े फुलुड़ी जैसी फुल फटेंगे जोनी जैसी गोपाल बाबू गोस्वामी। तो केले ले हो जागर लगवानी हमारे जागर सम्राट हो प्रीतम भरतवाण जो अल्लाह उन्हें घर में चलो ब्याले छोड़ी छो पार दिना में उन्हें न्योत ले रो जग जग सब मुँह जेरो, आज इंटरनेशनल लागिल पर जानी हूँ, और वहाँ जागर लगवानी कतु भल बात छो हमारे विधा या बटी वहाँ तले जाने, कतु जबरदस्त हमार विधा छू, कतु शक्ति छू हमारे गीत हुड़का बॉल आए लो है ले आगिला ले रोपले लगोने जानी हुड़का बॉल पम पम बाजन ले रो, और उमजी सब घर बेटी खा बनबेले रो, सब चीज बनबेले रो, थोड़ी देर हम खानी हा ही हु यहाँ तले डूबी रोनी हमार भे बेणी इज बेणी ब्याह हो सफाई लेकर पे आराम से ले गए कौश रो के रो के बे वो अलग है छू। हमार कतु भल छी पहली बेटी कोई टेलीफोन देखे छी ना, हमार नल होची या धार जहते होची धार या नौल नहौल कोनी के नौल कोनी के नौल कोनी, तो यो होची तो रात्रि पर गोया जी की टेलीफोन का काम इजबेनी करची बिल्को कोएरो बिल्को हंसी एरो बे मिलिट्री बे ओजा हाय ओनर चल एगो छो बे, तो हम लोग गुड़ चाण ली जहां नहीं जनी है पहली बार गुड़ चाण लियो छी, अब वो फैशन नहीं गो अब मिठाई का अब मिठाई है वो अब गुड़ और चाण होय चॉकलेट हमल को एतु लगे चेर ने हम नानो नान अल्लाह मिला उनको जागो अल्लाह भेल फोड़नो है जल जागो भेटो अल्लाह जर्जल कौन है, तो वो रौनक है अलग चीज भगल, और यह रौनक हमको बनाई रौन से अपन भाषा में सब कुछ चीज तो हमारा सब चीज छो हमारे वहाँ, चाहे देवी बार में गीत छन या बनाड़ छन या फिर हमारे वहाँ
हम झाड़ कोनु या फिर कोई अगर यश किस्म थी परी जागर लागी उमें एक कहानी टाइप है अलग छू बाला गोरिया जागर हमर अलग छू बाला गोरिया मर्दान का राजा काट की घोड़ी लोहे की लगाम ओ बाला गोरिया धन तन 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 महाराज जी की बल करो है तब जब आंग है जहाँ द्यापते उले एक उन्हें भीतर वो शक्ति है वो तो बता बिल्कुल वो कोई ऐसे मजाक नहीं होनी शक्ति है और कशी बता देनी हो गए उन्होंने मारा मोती यो फड़काए और देखो जी एकदम बता देनी कोई साधारण बात है बिल्कुल हमारे तो शक्ति छो हम देवभूमि लोग छे तो एक लीजिए अपन भाषा के बहुत ज्यादा चाहे हमार कुमाऊनी छो चाहे हमार गढ़वाली छो चाहे हमार जौनसारी छो सब भाषाओं का अमूल बराबर लेन चाहिए अलग अलग भाषा होनी लेकिन समझने लायक होनी जैसे अब यहाँ बैठी तुम पिथौरागढ़ जला हमारे यहाँ पे खानखिन के हाल छी लेकिन समझण तो रोई हम कौन ही कहे अब के यहाँ कह दी गल खाऊं खे लो कह खा खे खे ले कौनी कह कौनी खान खे हाल से अलग अलग जगह अलग अलग लहज सब जगह हाँ तो ऐसा हमारे गढ़वाल में ले छू अलग हुए मलबे कहले के कोई कहले के कोई कहले के कोई ओ जेठी एकदम से हम बात कर कख तो इसके हम लोग अपन वहां जो छुई न लगावा हमारे वहां छू जैसे गढ़वाल में हमारे छुई न लगावा गप नहीं मारो मतलब और अब पिथौरागढ़ में जला जी की कोई अगर कोई तुमको मारना हो तो ओए अम्मा यो मुकड़ा हार न मरियो भाषाएं हैं लेकिन समझ में आ जाती है ऐसे हमारे वहां तो ये सिखाते हैं जब मैं तो अपन भाषण जो समझने है पहाड़ी क्षेत्र में यह दिनों ताकि लोग अपन प्रेम लेकर आप भाषा तक यहाँ पर पल रही हम जय रोई खेल रोई उसके जगह छो भाषा इवें गीत बात जागरी भगनौल चाँचेरी सब हमारे पास एक लंबी लिस्ट छो आपसे नहीं लगेगी हमारे वहाँ गीत कोनी और लंबी लिस्ट छो हमारे पास कि तू भल भल लोगों गीत के बे आप संस्कृति के बहुत आगे लेके नरेंद्र नेगी जुदास लोग और गोपाल गोस्वामी जो है प्रीतम भरतवाण जो जैसे लोग और नई पीढ़ी में ले बहुत लोग है हमारे वहाँ तो सब लोग हमारे ऊपर ले जाने अब देखो हमारो वहाँ का चक्रोता के रोनित भाइयों हमार जनर बाबू हमार जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ाई चुनाव लड़ा उनको ओनर चल आज बम्बई में जब बिखेरण रही हमारे बात के वो मैं नाम भूलनी नहीं बहुत बढ़िया बॉलीवुड मतलब बहुत बढ़िया गाना हाँ बहुत भल गीत कौन जुबिन नौटियाल ऐसे हमारे दो चार लोग और रहेगी और पांडे जी हमार संजय पांडे जी शायद या पिथौरागढ़ रोनी छी उन्होंने लिया ये मकान बना है लो तो ऑफिस छो या के छी उन्होंने बाबूजी के कोई उन्होंने चला बहुत भल चला जब वो कुमाऊनी बुलानी अपन भाषा में बहुत भल मिठ लागू मिश्रित छो ने कुछ यहाँ कुछ पिथौरागढ़ लेकिन बहुत बहुत बुलानी ये अगली जी मेरे सबू अपील छो अपन लोगों कि सब लोग अपन भाषा तरफ जरूर जोड़ माने सांसद जी एक बात मिला अपन देखिए बहुत लंबा हमारे मैं आपको दर्शकों को बताना चाहनी कि करीब रात 11 बजे हम ये वीडियो रिकॉर्ड करनी और बहुत लंबा हमारे इंटरव्यू चलो जबतले हमारे इंटरव्यू हिंदी में चल रहा थी मानी सांसद जी वो बतले बात अलग थी लेकिन जिसका बात कुमाऊनी कह तो आपको मुख में एक रंग अलग अपड़ो तो मूल अपन जो बचपन बात हमारे बीच में धरी और हमारी युवा पीढ़ी का जो संदेश दे कि बहुत जरूरी छू हमारे भाषा बहुत इंग्लिश में कोनी बहुत रिच छू बहुत अमीर हम हर मतलब उनके खजाने हम पाचे उनको करण छू माने मंत्री जी हमले कोशिश करनी एक मंच बढ़ोनी कि जहाँ हम जो हमारे आमा हमको जो किस सुनोची कात सुनोची हम उनको आप मूवी माध्यम शॉर्ट फिल्म माध्यम हमारे जो नई युवा पीढ़ी छू उन्हें मुग्धा धारणा करनी हमको जिले आपको सहयोग चला हम आपको बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयार छू हर वक्त बिल्कुल और हर चीज हमार कहान छी हमार आण छी कतु चीज छी आइले हम नानचिता अंताक्षरी हमारे अंताक्षरी कुमाऊनी में ले छी तो गीत सुना जब गीत को आखिरी वाल हम नानचिटा ये खेल छी तो यह सब चीज होना चाहिए हमारे गिर खेलन छी नानचिटा गिर जैसे तो हॉकी कोनी आप हम गिर कौन छी तो गिर खेल छी नानचिटा कपड़े बॉल बड़े पे खेल छी हमारे संस्कृति वहां पर आई छू गुल्ली डंडा देश में गुल्ली डंडा चलो लेकिन हमारे ऊपर गुल्ली डंडा बहुत चल छी हुए हम मारा बिल्कुल मारे लविल 6 रन मिल गई तो ये इसकी समझ छी माने सांसद जी आपू जो पहाड़ों पर प्यार छो खास कर कौन कुमाऊनी भाषाओं पर आपू वास्तव में काम करना रहा था जस तुम कहो कि हम एक संसद में एक लिबेगी और
आपने जो हमारे साथ पूरी बात चाहे वो क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कही, क्षेत्रीय समस्याओं के समाधानों को लेकर कही, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स को लेकर आपने कही। मैं मानता हूं कि बहुत बहुत जल्दी जो आपने आज हमारे साथ मार्गदर्शन हमारा किया है, बहुत जल्दी ये चीज़ें ज़मीन पर दिखेंगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें समय दिया इतने कम शॉर्ट नोटिस पर, और आप दिन भर इतना बिजी रहते हैं उसके बाद भी आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। जो पहाड़ टॉक्स, द पहाड़ टॉक्स जो इन्होंने स्टार्ट करो हमारे नानतीनाल, और ये पढ़ी लिखी जन MSc कर रहे सब दुए नानतीन भल करण पढ़ी लिखी नवयुवक छन, तो एक लाइक ले करो, शेयर ले करो, अपन लोगों को भेजो ले, इसके तो पता लागू कि कतु भल है रहो। कुछ लोगों को पहाड़ी बारे में समझना में नहीं हो, जैसे हमारे वहाँ कौनी ने लुए त्वप जफत रोल, लुए त्वप कई लोग समझना नहीं, मैं बताना उनको लुए माने खून, त्वप माने बूंद, तो उनको समझाउण पड़ो तो कतु भल चीज छो, एक कोई और समझ ही नहीं सकत। अगर कोई तुम बात करें है कि तुम विदेश में है गया कोई अंग्रेजी बुलाणो, अब तुम हिवाई जो किले जो अच्छा उसका तुम फट अपन दुई झणी था कि आप कुमारी में कौश रहो के है रहो, अरे मौजे को यहाँ देख बे यार बहुत है भल लागणो बिहार, अपन शुरू कर दियो ने तुम्हारे लेके एक अंग्रेजी छुए, तुम्हारे लेके भाषा छुए, अंग्रेजी ले भाषा छू, वो अगर अंग्रेजी में बुलाना कोई तुम अपन कुमाऊनी में, अपन गढ़वाली में, अपन जौनसारी में बुलाओ ना, तो ये एक लीजिए लाइक करो एक जतुले बुलाना ही, और उत्साह वर्धन करो जैसे युवक अपन भाषाओं को, बोली भाषाओं को आगे ले जाना जी करना ही, यो किले की विलुप्त तो होना ही। एक पीढ़ी हमारे बहुत सारे लोग जो छन वो आप विदेशों में, कोई कनाडा ने गो, कोई ऑस्ट्रेलिया ने गो, कोई जर्मनी ने गो, और कोई अमेरिका में रोने वहाँ पढ़ाने, तो उन्हें नानतीन बहु अंग्रेज बन गए वह रालाबू वे हाल, तो कम से कम आप संस्कृति के बचौना दीजिए, हमको सबको सिखाने चाहिए, ईज माने के हों, बई माने के हों, ईज माने ले माँ और बई माने ले बा माँ, तो ऐसे बात करना चीज, अगर हम ये बातों को अगर हम बतौलो तो हम आपस संस्कृति के जीवित धर सको लंब समय तक। ये अगली जी पुनः आग्रह छू कि आपो शेयर ले करो, लाइक ले करो, और अपन दगड़िया के अपन घर में रिश्तेदारों को भेजो ले। धन्यवाद, नमस्कार।